अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इलेक्शन हो गए हैं, नताइज भी आ गए और उस पर शोर शराबा भी जारी है, लेकिन साथ साथ हुकूमत साजी का अमल भी चल रहा है। मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के मुस्लिम लीग नून में प्राइमरीली अब तक तो शामिल होने की खबरें आई हैं। बाकी दीगर जमातें पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आई एम श्योर लोगों से राब्ते में हैं, लेकिन साथ साथ वो सिलसिला भी चल रहा है। उधर लाहौर से शामिल होने वाले लाहौर के एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून में, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा होते थे और फिर उन्हें मफलर पहनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो प्यारे हो गए थे, अब उनका बयान आया और उन्होंने कहा जी मैं तो घर वापस आ गया हूँ और उस पर ज़ाहिर शोर व गुगा हो रहा है। उन्हें जान से मारने तक की धमकियाँ सोशल मीडिया पर बड़ी आम ट्वीट्स हैं जो गर्दिश कर रही हैं। उनके घर के बाहर कोई हंगामा भी हुआ है। इस बात पर आई एम श्योर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन कानून नाफिज करने वाले इदारे देख रहे होंगे कि इन लोगों को किस तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन याद रहे कि जब वो वक्त था तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब लोग जौक शामिल कराए जा रहे थे और तमाम मीडिया एक्सेप्ट फॉर जियो न्यूज़ और टीवी चैनल्स इसे दीगर जमातों की विकटें गिरना हेडलाइन के तौर पर चलाते थे, तब भी जियो सिर्फ यही बताता था कि इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की है और ये इस जमात में शामिल हो गए हैं। और अब भी जियो यही बता रहा है कि किसने अपनी वफादारी तब्दील की है और ये इस जमात में अब शामिल हो गया है। लेकिन फ़र्क ये है बाकी तमाम लोग उस वक्त जश्न मनाते थे और म्यूज़िक और मौसीकी के साथ विकटें गिरने की खबरें चलाया करते थे। खैर बहुत सी बातें हो रही हैं। MQM ने भी कल खूब जश्न मनाया, जुना ग्राउंड के दरवाजे खुल गए, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, ज़रा मौसीकी वगैरह भी हुई और ऐसा लग रहा है कि अब MQM पाकिस्तान भी नून लीग से ताउन करने पर आमादा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात भी हुई है, देखिए क्या उसके बाद सामने आया। ये बात सही है कि इन इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी, पाकिस्तान के तमाम इदारों को भी मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए, अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर। फिर मुस्लिम लीग नून का वफ्द पहुंचा बिलावल हाउस लाहौर और बिलावल हाउस लाहौर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो ने घर के बाहर आकर इनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ नजर आए, गले लगाया और गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। दोनों जमातों ने सियासी ताउन पर इत्तफाक किया। खैर मुलाकात तो अगले ही दिन हो गई थी पंजाब की एक और अहम शख्सियत के घर पर। लेट्स सी उन मुलाकातों के बाद अब सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ता है। साथ ही साथ काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेंगे। ये बाय द वे बिलावल हाउस लाहौर के मनाजिर थे। इससे पहले मुस्लिम लीग काफ की जानिब से नून लीग को हिमायत का यकीन आपको पता ही है दिलाया जा चुका है। पंजाब में नून लीग को इतनी सीटें मिल गई हैं कि वो बज़ाहिर आराम से अपनी हुकूमत बना सकती है, लेकिन अब इस बात का खोज लगाया जा रहा है कि पंजाब में वज़ीर आला कौन बनेगा। शुरू में मरीम नवाज साहिबा का बहुत नाम आया, शरीफ फैमिली से होगा या फिर इस बार शरीफ फैमिली अपने अलावा किसी और शख्स पर एतमाद कर सकेगी। दैट इज़ येट टू बी सीन। नून लीग के बारे में तासुर खासा मजबूत है कि अपने ख़ानदान में ही ज़्यादा ये ओहदे बांट देते हैं। अब यह तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ता है या फिर इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश की जाती है, ये देखना बाकी है। लेकिन एक पहलू इस तमाम बहस और तमाम मामले का ये भी है कि लॉयल्टी या वफादारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सुहेल वड़ाइद साहब परसों तरसों मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि शाहिद खाकान को जिस तरह से वज़ीर आज़म बनाया और उसके बाद अब वो नून लीग में उस तरह मुतहर्रिक नहीं है, पार्टी छोड़ गए या साथ छोड़ गए, तो लॉयल्टी इसलिए भी मानी रखती है या घर का फ़र्द इसलिए भी मानी रखता है कि वो शायद हालात या वक्त बदलने पे साथ नहीं छोड़ेगा। नासिर हुसैन शाह का भी नाम लिया जा रहा है सिंध में वज़ीर आला के तौर पर। मुराद अली शाह तो हैं ही कंटेंडर, या कोई और चेहरा भी सामने आ सकता है। दैट इज़ ऑल्सो येट टू बी सीन। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला कौन होगा, खबरें तो पहले दिन से अली अमीन गंडापुर की भी चल रही थी, लेकिन उनके नाम को ज़ाहिर है उनका नाम बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है, तनकीद भी हो रही है। अब वैसे तो इससे पहले भी वज़ीर आला के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, लेकिन क्या कुछ तब्दीली आई है रवैये में, क्या
अवामी उमंगों का एहतराम भी किया जाएगा, या फिर उस्मान बुज़दार की तरह जितनी भी तनकीद हो एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ निकाल दी जाएगी और वही किया जाएगा जो कि सोच लिया गया है। बहुत सी बातें होना बाकी हैं। फैसल करीम कुंडी साहब के मुताबिक पीपल्स पार्टी, जाहिर है ये तो बात सभी को पता है, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हों या फिर मुस्लिम लीग नून। उन्होंने तो बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने का मुतालबा किया ट्विटर पर भी, और ये सुनिए भी। मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ तो यही थी कि और है भी, और कल मैं सीसी में भी रखूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने ये फैसला किया था कि हमारे पार्टी के चेयरमैन जो है वो हमारे नेक्स्ट उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उनको होना चाहिए। उसे अगर वो नहीं हो सकते उसमें तो फिर अच्छी बात है कि हम पोजीशन में बैठे ना कि हम किसी के जूनियर पार्टनर बने। माजी में हम 16 महीने बने, लिहाजा मेरी तो अपनी ज़ाती राय है। उसके बाद सीसी ने फैसला करना है कि बाकी लीडरशिप की भी और हमारे पार्टी के दोस्तों की भी राय आएगी मेंबरान की, तो फिर सीसी ने फैसला करना है कि हमने क्या लाया इख्तियार करना। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकता, चाहे वो PTI हो चाहे वो PMLN हो। साबिक वज़ीर कानून और लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात सही लग रहा है कि किसी न किसी सियासी फार्मूले पर इत्तेफाक नेचुरली हो ही जाएगा। लेट्स सी वो फार्मूला क्या होता है। पंजाब की हद तक तो पार्टी ने बिला शक शुबे के ये इख्तियार कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सौंपा है कि पंजाब में वज़ीर आला की नॉमिनेशन वो करेंगे, क्योंकि पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है। हम इस वक्त भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा। उधर PTI के लाहौर के सेक्रेटरी जनरल वसीम कादर PMLN को प्यारे हो गए और ये अपैरेंटली पहला झटका है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो नून लीग में शामिल हुए हैं, लेकिन ये तो प्रोमिनेंट लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और क्या इनका बयान सामने आया ये सुन लीजिए बाद वाला। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की गड़बड़ के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। खैर, इनके हवाले से पुरानी माजी की ट्वीट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं, जब दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते थे भाई रावी टाउन का मेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून का रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया और उस पर तालियां बजाई जाती थीं। खैर, PTI के चेयरमैन गौहर अली खान साहब को जियो न्यूज़ पे गालिबन ये खबर पता लगी थी जब हमारे पैनल से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा था हम इस मामले को भी देखेंगे, कानूनी चाराजोई भी आई एम श्योर करने का ऐलान करती है, लेकिन आई वंडर के कानूनी जो अभी तक सूरत हाल सामने आई है, आइन और कानून के मुताबिक तो ये लोग आज़ाद ही हैं और इनके पास इख्तियार है कि वो कहीं भी चले जाएँ। अखलाकी ज़िम्मेदारी खैर बहरहाल उस पर बहस ज़रूर हो सकती है, या अखलाकियात पे ज़रूर कहा जा सकता है कि वादा किया था या प्लेज दिया था, तो क्या इनका सियासी मुस्तकबिल होगा वो भी एक अहम सवाल हो सकता है, और अपने हल्के के अवाम में किस तरह से जाएंगे वो भी एक अहम सवाल हो सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें खदशा था कि अरकान की खरीदो फरोख्त होगी, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत नहीं बना सके तो फिर अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। हमारा ये वाला प्रोसेस भी हमारा नहीं होता और हमें नतीजा भी नहीं मिलता और हमें पुश किया जाता है, तो दवाल हमारा मैंडेट भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हम अपोजिशन में बैठेंगे बजाय इसके कि हम इनको साथ मिला करके इनकी वजह से वोट मांग करके हुकूमत करें। हम इंशाल्लाह ताला फिर तगड़ी अपोजिशन करेंगे। अभी जब सारा कुछ इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपने ज्वाइन करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर देखेंगे कि किसी और पार्टी को जाएंगे बजाय इसके कि हम ये कह दें कि हमारे अपने पार्टी में हम वापस आ जाए, बिकॉज हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसको ये डिस्प्यूट बना करके हमारी सीटों को इफेक्ट कर सके। तो हम वही रूट लेना चाह रहे हैं जो बिल्कुल सेफेस्ट हो। हम इन सब चीजों को देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है, और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी, जरूरी नहीं है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट जो पहले से मौजूद है उसके मुताबिक हो, लेकिन जो भी हम रिजर्व सीट लेंगे वो हमारी ही पार्टी की ही के होंगे।
अभी तक मुस्लिम लीग नून का दावा है कि 5 आज़ाद अरकान उनकी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और यह सिलसिला उनके मुताबिक जारी रहेगा। लेट्स सी, मुस्लिम लीग नून ही वफाक में भी हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट है। इसकी भी अखलाकी कदरों पे बहस हो सकती है कि क्या है अखलाकियात क्या नहीं है, लेकिन वो भी ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं जब जहांगीर तरीन के जहाज़ चला करते थे और सब लोग कहते थे कि ये देखिए पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए किस तरह से काविशें हो रही हैं, इनकी खिदमात बड़ी नाकाबिल फरामोश हैं। खैर वो और बात है कि वो भी फरामोश कर दी गई लेकिन दीज थिंग्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ रीसेंट पास्ट एंड अभी बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। ये ज़रूर हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए या इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन हम बड़े दिन से यहाँ पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ये बात तमाम ही पैनलिस्ट से गुफ्तगू करके हम आपको भी बता चुके हैं, वाज़े भी कर चुके हैं कि एट द एंड ऑफ द डे it is about coming into power and gaining power and making governments. So इक़्तिदार हासिल करना ही तमाम सियासी जमातों की सियासत का महवर है और उसी के गिर्द तमाम फैसले घूमते हैं। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर मौजूद हैं। फ़खर दुरानी सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने वो DCO वाली ख़बर भी बताई, भाई उन्होंने इस तमाम मामले की तरदीद की है जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेहमल सरफराज भी हमसे अब दूर जा चुकी हैं, पहले वो हमारे साथ यहीं स्टूडियो में होती थी। शी इज़ गॉन बैक टू लाहौर एंड शी इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम ज़ूम इन लाहौर। सो हम पहले ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब के पास चलेंगे क्योंकि उनके पास कुछ और ख़बरें हैं। एक तो रईस साहब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात हैं, ट्वीट्स हैं जिसमें जो लाहौर के प्यारे हुए हैं मुस्लिम लीग नून को सेक्रेटरी जनरल इनको जान तक से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? इनके घर के बाहर कोई हंगामा हुआ था, नहीं हुआ था, या कुछ और फुटेजेस हैं जो पुरानी सर्कुलेट की जा रही हैं? प्लीज़ उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की आप देखें, जो सोशल मीडिया पर जो उनका तरीक़ाकार है वो धमकाते ज़रूर हैं और मुजाहरे भी करते हैं, लेकिन जब ये वसीम कादर, जो वसीम है, क्या नाम, पूरा नाम वसीम है उनका, जी, जब ये वसीम गए हैं जी, वसीम कादर, जब ये वापस कहते हैं मैं चला गया हूँ, तो जो सोशल मीडिया पे वो आई थी फुटेज सामने, हमारा रिपोर्टर उनके घर के बाहर गया और बहुत देर हम वहाँ रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ इस किस्म का भी कोई मुजाहरा नहीं हुआ। ये पहले भी ऐसे होता रहा कि फुटेज कहीं की कहीं लगा कर उसमें तबसरा कर दिया जाता था। और अगर आप उसकी गौर से सुने उसको, तो उसमें किसी और नाम के वो नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इसलिए उनका नाम भी बीच में नहीं है और दूसरा बानी PTI का नाम भी बीच में उन्होंने नहीं लिया। तो हम बड़ी देर हमने तलाश किया, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं हुआ और यहाँ पर कोई बंदा जो है उनके घर के बाहर नहीं आया। तो ये तो सोशल मीडिया ने गलत चलाई गई है। बस ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ ट्वीट्स की सूरत में ही मौजूद हैं, अदरवाइज उनके घर के बाहर कोई हंगामा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो हमने कंफर्मेशन की, हमारा नुमाइंदा गया। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट अप फॉर अस रईस अंसारी साहब, क्योंकि ये खबरें भी क्लियर होना बड़ा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आजकल तो खबरें देने के साथ साथ उतना ही अहम काम बन गया है कि गलत खबरों को दुरुस्त जो उनका वर्जन है वो आवाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि गलत खबरें ज़ाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। और क्या आपके पास न्यूज़ है, जो अंदर के मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? पंजाब में वज़ीर आला कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? कितने लोग हैं जो अभी तैयार बैठे हैं जिनका आज ऐलान मुतवक्के है मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए? देखिए, जो आपने बात की अंदरूनी मामला क्या है, तो सबसे अहम ये है कि जो कल रात इजलास हुआ है, जो मीटिंग हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों के पास कोई चॉइस नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी के पास भी और नून लीग के पास भी। बाकी रही MQM है, JUI, ये जितने चारों पार्टीज़ हैं, इनको जो मैंडेट या कह ले डिक्टेशन दी गई है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बात बताता चलूँ, इसमें जो बिलावल भुट्टो है उनका स्टांस बहुत सख्त है। जिस तरह कुंडी ने भी कहा कि हमने तो अपना प्राइम मिनिस्टर दे दिया, बिलावल ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो कल रात मीटिंग हुई, जो हमारी इत्तलात है अंदर की, उसमें उन्होंने साफ़ तरीके से ये कहा पीपल्स पार्टी ने कि CC ने जो है वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल को नामज़द किया हुआ है। तो हमारी तरफ से तो ये है, जब ये बात आगे बढ़ी तो उसमें जो हमारा ये जो इतला है उसमें कि दूसरी तरफ से तजवीज़ आई कि इस तरह कर लिया जाए कि इसको जो
इक़्तिदार की शराकत का फार्मूला है वो बना लिया जाए, उस आधा आधा कर लिया जाए। आधा प्राइम मिनिस्टर नून लीग की तरफ से होगा और बाद में आधा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। एज इन टर्म बांट ली जाए, ऐसा ही है कि 2.5 साल बिलावल हो जाएं, 2.5 साल कोई और PMLN की तरफ से, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका टर्म बांट ली जाए। लेकिन उस पर जवाब दिया पीपल्स पार्टी ने कि हम जो है ये CC में ले जाएंगे। अगर CC इस पे फैसला करती है तो हमें तो पहले भी कभी CC में इतराज़ नहीं है। और जो CC है ना पीपल्स पार्टी की, कि नून लीग और तहरीक इंसाफ की CC से कहीं ज़्यादा मजबूत है और वो वहाँ पर बाकायदा ज़ोरदार तरीके से बात होती है। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि अगर CC ने ऐसा फैसला कर भी दिया कि आधा टर्म कर ली जाए, तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो इस गवर्नमेंट जो बन तो जाएगी लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो ना ही कोई वजारत लेंगे वो। और जो हमारी कुछ CC के जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे बात हुई है, वो भी ये कहते हैं कि हमें नहीं लेनी इस किस्म की हुकूमत। उनका स्टांस बहुत सख्त है बिलावल का, लेकिन जरदारी साहब और तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वहाँ पर लोग गए हैं, जो जरदारी साहब ने जिस तरह वेलकम किया है शहबाज शरीफ को और अंदर और भी बातें वोटिंग की, तो उससे एक तासुर ये वहाँ पर गया कि जो नवाज शरीफ है अगर वो MQM से बात कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी से बात करने क्यों नहीं आ सकते? प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बनना है कि शहबाज शरीफ ने बनना है? तो इससे तासुर उभरा है वहाँ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो आपने पंजाब की बात पूछी है तो अंडरस्टूड है वहाँ लाहौर में, फिर जो पंजाब में है वो ये अपना मरीम नवाज होंगी चीफ मिनिस्टर। रईस अंसारी साहब, लास्ट सवाल ये क्लियर कर दीजिएगा आपसे कि फिर आप हमारे साथ मौजूद ही रहेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल पीपल्स पार्टी एडमेंट है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने, और अगर पीपल्स पार्टी अपने इस नुक्ते पर अटल रहती है या फिर इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर कहाँ से शहबाज शरीफ बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? फिर पीपल्स पार्टी के बगैर तो हुकूमत कोई नहीं बना सकता ना? नहीं, मैंने आपको बताया कि ये जो है मामला, हुकूमत बनेगी, पीपल्स पार्टी साथ होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है ना, मुझे जो महसूस अगर वजीर आजम नहीं बने तो कोई और वजीर नहीं बनेंगे? वो नहीं, हाँ वो वजीर नहीं बनेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात मैं आपको जो बताता चलूँ कि ये जो मामला चल रहा है, इसमें एक और बात भी हुई और जो वोट लिए गए उस पर भी बात हुई। और जिस तरह गर्मजोशी से जरदारी साहब ने वेलकम किया था, वो अल्फाज मैं बताऊंगा तो कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। थोड़ा सा बता ही दें। मीटिंग के दौरान दूर तो आई गई ये बात। नहीं, वो मीटिंग के दौरान वोटिंग की बात हुई तो उसने कहा उन्होंने वोट लिए, उसने कहा उसने वोट लिए, उसने कहा नहीं जिसने वोट लिए उसने तो सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए। तो वहाँ कहा गया कि हम दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो बात यह है कि मैंने ये देखा कि जब देखे ना लाहौर में इंडिपेंडेंट जो है पंजाब में 116 हो गए हैं, ये पहली बार मैंने देखा कि बैट के बगैर भी सेंचुरी मुकम्मल हो गई और कौमी असम्बली में भी सेंचुरी के करीब है। तो ये वहाँ उस वोटिंग की बातें भी हुई हैं। लेकिन बिलावल साहब ने फिर वहाँ कहा, उसने कहा जिसने वोट लिए उसने सबसे ज़्यादा उसने वोट लिए, उसने कहा नहीं हमने दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो ये बिलावल साहब जो हैं ज़रा मुझे लग रहा है कि बड़ी जमहूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। रईस साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी इस मेल डोमिनेटेड पैनल में महमल हैं अकेली खातून, तो हम महमल के पास जाएंगे। मज़ा साहब आपकी इजाज़त है, ऑल्दो यू नीड मी। अस्सलाम वालेकुम महमल, आई होप यू हैड अ गुड फ्लाइट और आपको आराम का मौका मिला है फाइनली घर जाकर, लाहौर जाकर वापस। लेकिन खबरें तो आपको पता है चल रही हैं, उनको आराम नहीं है। और अब ये वही सूरत हाल है जो कई दिन से हम बात कर रहे हैं कि हाउ वुड द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड। बिलावल साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है, लेकिन आपको कितने चांसेस लगते हैं कि ये शर्त या ये जो ऑफर है ये एक्सेप्ट कर लेगी PMLN? पहले तो वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, और आप जैसे कि सुन सकते हैं मेरा गला बैठा हुआ। जी सारे ही बीमार हैं। मेहनत कराई है कराची में तो ब्रेक तो मिल नहीं रही। तो मेरा जो आपने सवाल किया, देखिए अब्दुल्ला, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त अगर हम नंबर्स देखें तो उससे साफ जाहिर है किसी भी पार्टी की कोई वाज़ेह अक्सरियत तो है नहीं। तो वो PTI के भी आपने बैरिस्टर गौहर का भी जो आपने क्लिप भी चलाया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम फिर ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी देखें कोलिशन के लिए आपको यानी कि दूसरी जमातों की जरूरत है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और PTI का तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो क्योंकि किसी और जमात को साथ लेकर चले ही नहीं और इतना एलियनेट किया हुआ है कि मेरा कि अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि कोई और जमात उनके साथ मिलने को राजी भी नहीं है और उनके साथ पावर शेयरिंग के लिए राजी भी नहीं है। जहाँ तक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, आज़ाद,
JUIF हो और PMLQ हो, इन सारों को अगर मिलाकर एक गवर्नमेंट हो तो वो PDM की ही एक फॉर्म की गवर्नमेंट होगी। उस पर जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं कंसेंसस हो जाएगी। जहां तक आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, अभी तक की इतलात के मुताबिक तो जो ये है कि क्योंकि इट्स नॉट अ PPP लेड गवर्नमेंट, तो शायद वो नहीं चाहेंगे कि इतनी, क्योंकि अक्सरियत भी नहीं है कि पीपल्स के वो वजीर आजम बने। एक ये जो रईस साहब ने पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बताया है कि आधा टर्म जो है वो नून का वजीर आजम हो, आधा टर्म पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो, तो ये बिल्कुल मुझे बलोचिस्तान में आपको याद होगा कि नून की जब गवर्नमेंट आई थी तो डॉक्टर मालिक आधा टाइम थे, फिर सनाउल्लाह ज़हरी आधा टाइम थे, फिर खैर उनकी गवर्नमेंट भी उनकी चेंज हो गई थी। तो ये उस तरह का लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं पावर शेयरिंग फार्मूला इसके ऊपर आते हैं नहीं आते। लेकिन जो हमारी इतलात थी उसमें ये था कि निगोशिएशंस एक्चुअली बड़ी टफ किस्म की चल रही हैं, यानी कि सदारत हो, चेयरमैन सेनेट हो, CM बलोचिस्तान हो, और उसके अलावा भी एक दो पोजीशंस ऐसी हैं कि तो सारी पीपल्स पार्टी की डिमांड्स ही हैं। मतलब नेगोशिएशंस किसने करती है? नून लीग को तो जरूरत है ना पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल खैर तो नहीं वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते। हाँ। तो ये चीजें हो रही है, लेकिन वैसे देखते हैं एक चीज जो कहने में आ रही है वो यही है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर फिर इसहाक डार साहब ना हो अगर पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि एनीवन बट डार, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर क्योंकि वो भुगत चुके हैं ना, जाहिर फॉरेन मिनिस्टर थे और वैसे अब्दुल्ला वो क्या भुगत चुके हैं, नून पूरी कौम ही भुगत चुकी है वो सारा मामला। तो इलेक्शन सेल के हेड भी इसहाक डार साहब थे और इकोनॉमी के हेड भी इसहाक डार साहब थे, तो दोनों का हशर ही आपने देख लिया था फिर। जी बिल्कुल। बट यू नो ये बात आप समझाते आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अगर उनको नहीं समझना तो वो नहीं समझेंगे। अगर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि यही बंदा ठीक है और इसने माजी में किया, भाई द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन एंड दिस इज नॉट अ 90s का पाकिस्तान एनीमोर, बट आई होप दे आल्सो यू नो गियर अप एंड इन सारी पार्टीज को अब्दुल्ला समझना भी चाहिए कि ये बहुत हमारे पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आई है, ओवरऑल डेमोग्राफिक्स के अलावा वैसे भी सियासत में भी चेंज आई है। तो इन लोगों को अपने आप को, जिस तरह रफीउल्लाह काकड़ साहब ने ANP के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि इनको री इन्वेंट करने की जरूरत है इन जमातों को, ये बहुत ज्यादा 90s और 80s की सियासत में फंसे हैं। हाँ, और इसी तरह PMLN को भी री इन्वेंट करने की अपने आप को जरूरत है। हम सारे लोग हमारे साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी, इट्स अनदर डे और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए मुलाकातें हो रही हैं, बहुत से फार्मूले सामने आ रहे हैं कि ये हो सकता नहीं हो सकता, वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट। और उधर से आज़ाद अरकान के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है, 5 अब तक हो चुके हैं, बाकी लेट्स सी आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फ़खर दुरानी, मेमल सरफराज, मज़हर अब्बास साहब, रईस अंसारी साहब सब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपने बहुत कुछ सुबह से जब से हम शो करने सुन लिया, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन किस तरह से मामला आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? आपको लगता है कि PMLN ही अल्टीमेटली अपना वजीर आजम लाएगी और जब PMLN वजीर आजम लाएगी तो बिलावल उस काबीना में शायद कोई वजारत ना लें? फिर देखिए अब्दुल्ला, एक तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि सियासी इस्तेकाम तो नहीं आने जा रहा। जो जिस तरह की भी आप हुकूमत बना लें, हम बहरहाल सियासी अदम इस्तेकाम ही की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा ना हो, इसमें बाकी लोग भी अपनी राय दें। मुझे ख़दशा ये लग रहा है कि कहीं हम नए इंतखाबात की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, और वो जाहिर है अगर ऐसी कोई सूरत हाल हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते नए इंतखाबात, वो फौरी नहीं हो सकते, तो क्या एक तवील मुद्दत अबूरी सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो इस तरह की पार्लियामेंट में, जहाँ कोई पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो और इतनी ज़्यादा बारगेनिंग हो। अब आप सोचें कि ये मजाक नहीं होगा कि अगर वज़ीर आज़म के लिए भी मुद्दत तय हो जाए कि 2.5 साल एक रहे, 2.5 साल दूसरा। चीफ मिनिस्टर के लेवल पर भी बलूचिस्तान में कोई इस्तेकाम नहीं आया जब आपने ये फार्मूला डिसाइड किया, और वो मैं उसका आई विटनेस हूँ जब ये फार्मूला डिसाइड हो रहा था। ये फार्मूला तो कभी नहीं चल सकता, 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में आधा साल। देखिए हार्ड रियलिटी क्या है, इलेक्शन 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और वो इमर्ज होके आए हैं। वो हुकूमत बना पाते हैं, नहीं बना पाते, ज़्यादा इम्कान यही है कि वो नहीं बना पाते। सर वो भी किसके साथ बनाएंगे? नहीं, मतलब उनका क्या वर्किंग रिलेशनशिप है बाकी लोगों के साथ? पहले तो देखें, पहले तो आपका अभी फॉर्म 45 की कई पिटीशन दाखिल हुई हैं, उनके क्या फ़ैसले होते हैं, किस जानिब चीज़ें जाती हैं,
कराची के हवाले से बड़े संजीदा सवालात उठ गए हैं कि कराची के इंतखाबात इस मरतबा ही नहीं साल साल से इसी तरह के होते आ रहे हैं। नताइज पिछले साल भी आपको 48 घंटे लग गए थे, 36 घंटे लग गए थे नताइज आने में। इस मरतबा भी यही सूरत हाल हुई है। लोगों को नहीं यकीन आ रहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत फ्री एंड फेयर हुई हैं। तो आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर पर सवालात हैं, और सवालात फ्री एंड फेयर का मतलब ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ एक आर्गूमेंट भी दिया जा रहा है कि जी अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इतनी तादाद में कैसे जीत गए। तो काउंटर सवाल फिर ये आता है कि ऐसा तो नहीं कि उनकी जीत कम की गई है। तो ये जो सारे सवालात हैं, इससे जो स्टॉक मार्केट है मेरे ख्याल में अभी देखें अभी सर इसका एक और भी काउंटर आर्गुमेंट है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि 18 में हमारी जीत कम की गई थी, मियां नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी जो हैं वो इस रेस से निकाल दिए गए हैं। सो इब्हाम तो हर जगह यही है मौजूद। अब्दुल्ला, तो यही चीज़ आपको ले जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ से, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ माशी सूरत हाल इतनी संगीन हो कि नई आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो है, और कोई भी जो भी हुकूमत बनाने जा रहा हो उसके सामने बिल्कुल वही सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है जो हमने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में देखा। तो क्या कोई बिलावल भुट्टो हो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हो, मुझे नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल है वो इकनॉमिकली आप उस सूरत हाल से निकल पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा हम इस चीज़ में चले जाएंगे। आप कैबिनेट बनानी पड़ेगी, आपको बहुत वजीर मुशीर, कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप हुकूमत बनाएं, मैं किसी वजारत। इस्लामाबाद में फ़खर दुरानी, इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं फ़खर, क्या फार्मूला तय पा सकता है? यहाँ कराची में ज़ाहिर है और मामलात हैं। कराची के तो इलेक्शन पे भी बहुत से मज़हर साहब कह रहे हैं कि सवालात उठे हैं, लेकिन सवालात 2018 में भी उठे थे कराची के इंतखाब पे, लेकिन ज़ाहिर है फिर उन सवालात की गूंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होती गई, और हमने देखा कि अनटिल नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ हुकूमत बनाई बल्कि चलती भी रही, बल्कि पंजाब में तो उनकी मेजॉरिटी थी भी नहीं। सो वो जो अखलाकी बेहतरी दिखाने की बात की जाती है, तब जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चला था और बहुत से लोग भूल गए थे कि कौन सी अखलाकियात सियासत में। अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है पहले तो मैं पार्शली अग्री करूंगा जो मजहर अब्बास साहब ने कहा कि जो उनको लग रहा है एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने जा रही है, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस जो है वो दोबारा से हों। इलेक्शंस दोबारा मैं नहीं समझता कि होंगे, जिस तरह आपने भी कहा कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन है इस टाइम वो आसिफ अली जरदारी साहब और PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उन दोनों को है कि ये जो मामलात हैं अगर डेडलॉक की तरफ गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन दोनों जमातों का होगा। तो ये कभी इस चीज़ के ये दोनों जमातें और इनकी जो लीडरशिप है वो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। ये जो एक डेडलॉक या एक कोई आपस में कि इनका कोई नहीं बन सकता फार्मूला पावर शेयरिंग का, तो मैं नहीं समझता कि ये एट द एंड ऑफ द डे कोई डिसएग्रीमेंट के ऊपर ये एक दूसरे से राहें अलहदा कर लेंगे और ये कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। वो और बात है, हुकूमत बनने के बाद कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, चल ना पाए तो राहें जुदा हों, तब क्या सूरत हाल बनती है, जो पहले भी हो चुका है, हमने पंजाब में देखा। लेकिन इस अभी इनिशियली तो मेरा ख्याल है अग्री हो ही जाएंगे किसी ना किसी बात पे। देखिए, मुझे जो लग रहा है ये 2018 वाला वो लग रहा है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इनिशियली पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करके उनको हुकूमत में बिठा दिया और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर्स थे वो हुकूमत से बाहर हो गए। तो ये पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई काम कर सकती है कि इनिशियली जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इनको वो करके उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें कि हम अपोजिशन में बैठते हैं। उसकी जो एक मेन रीजन हो सकती है वो PTI को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे महरूम करने के लिए भी कि दोनों जो है वो ओहदे एक लीडर ऑफ द हाउस भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों इन्हीं दोनों जमातों के पास रहें ताकि सिस्टम जो है वो स्मूथली चले। आपने शुरू में बैरिस्टर गोहर की भी एक स्टेटमेंट चलाई, उन्होंने कहा कि हम अगर हुकूमत नहीं बना सकते तो अपोजिशन में बैठेंगे और ठीक ठाक अपोजिशन करेंगे। तो इन चीज़ों को इस चीज़ का भी है कि ये जो एक निज़ाम चलाना है पार्लियामेंट्री, उसमें ये ना हो कोई डिस्ट्रप्शन हो। PTI का आपने देखा हंगामे और ये भी चल रहे हैं, एक तो सड़कों के ऊपर है तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं होगी जो भी हुकूमत में आएगा। तो इसमें ये दुरुस्त कह रहे थे
मजहर अब्बास था कि बड़ा टफ होगा जो भी आगे हुकूमत आएगी, लेकिन टफ तो होगा, लेकिन अब तैयारी क्या है? टफ फखर हमारे साथ ही रहेगा। कतई कलामी की माजरत, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो उनसे ज़रा फार्मूला हम पूछ लेते हैं पहले, और उसके बाद हम फखर आप ही के पास वापस आएंगे। सो कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुंडी साहब, आपकी बात भी सुन रहे थे और सोशल मीडिया पे भी पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर प्रीमियरशिप नहीं मिलनी तो फिर कोएलिशन में ना जाया जाए। सो क्या अभी तक जो मामलात डिस्कस हुए हैं, ये ज़ाहिर बात रखी गई होगी कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने, PMLN का क्या रिस्पॉन्स है, और क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई टेन्योर शेयरिंग या पावर शेयरिंग फार्मूला भी डिस्कस हुआ मीटिंग में कि आधी मुद्दत आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आधी मुद्दत हमारा वज़ीर आज़म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की और PMLN की लीडरशिप के दरमियान, और मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस हुए। कल उससे पहले भी जो है वो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हों, क्योंकि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बना सके। लिहाजा हमारी ये वो है कि बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म कैंडिडेट हों। सर, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को लेकिन पार्लियामान में अददी बरतरी हासिल है आप पे, तो वो कैसे चाहेंगे या मानेंगे कि आपके वज़ीर आज़म हों? अददी बरती तो उससे ज्यादा फिर PTI को भी हासिल है, आजाद लोगों को, PTI के आजाद लोगों को भी जो हो गए, और फिर उसके बाद कोई भी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना। तो चलिए, अगर ये ऑफर रखी गई या ये बात रखी गई तो क्या रिस्पॉन्स है इस पे? पेशरफ्त है कोई? देखिए, बहुत सी चीजें डिस्कस हुई हैं। आज शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC का इजलास है जिसमें डिस्कशन होगी, तजावीज़ भी रखी जाएंगी, और फिर CC ने डिसीजन लेना है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। अब देखते हैं कि क्या चीज मतलब है कि इस पे हम CC इस पे फैसला करती है, और फिर उसके बाद हमने इसको आगे लेके जाना। पहले भी CC मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट किया था। लिहाजा CC डिसाइड करेगी कि हमने फ्यूचर में जो हमें PMLN ने जो बातें की हैं, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब CC के सामने तजवीज़ रखेंगे, और फिर CC ने डिसीजन लेना है कि हमने क्या करना है इसके ऊपर। अच्छा, चलिए, ये फैसला तो होता है। अगर चेयरमैन आपके वज़ीर आज़म नहीं होते तो क्या किसी भी वज़ीर आज़म की काबीना में कोई वज़ीर होंगे या फिर कोई वजारत नहीं लेंगे? फिर देखें, ये तो CC ने डिसाइड करना है। मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ तो यही है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर बेहतर ये हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा न बने। ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है। दूसरी तजवीज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी तो हुकूमत कोई नहीं बना सकेगा। फिर देखें, फिर हुकूमत नहीं बना सकते तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म बना दें। तो फिर तो सर ये फैसल ये मजहर साहब आपसे सवाल करेंगे, मजहर अब्बास साहब। फैसल ये बताएं कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं होता और कोई भी इस पोजीशन में नहीं आता कि वज़ीर आज़म बन पाए, तो क्या होगा? देखिए, मुख्तलिफ वो होते हैं बाकी जमहूरी हुकूमतों में तो री इलेक्शन भी हो जाते हैं, फिर री इलेक्शन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो फिर री इलेक्शन, ये एक तजवीज़ है, मेरी तरफ से ज़ाती तजवीज़ है। तो अब देखें, अब तो एक बैठते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे क्या फार्मूले अपनाने जा सकते हैं। कि माजी में भी 16 महीने का मेरा ज़ाती तजर्बा तो ये रहा है, क्योंकि अच्छा तजर्बा नहीं रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतों का। लिहाजा जो है मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि हम जो है वो फिर अपोजिशन में बैठ जाएं, या फिर आप लोग एक दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट करा देंगे मुस्लिम लीग नून का और फिर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये भी होगा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये तो अब CC ने डिसाइड करना। ये भी हो सकता है कि हम PMLN के वज़ीर आज़म को वोट दे दें और हम अपोजिशन में बैठे और वो फिर हुकूमत चलाएं, और फिर जाहिर है फिर ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन फिर अगर PTI के इंडिपेंडेंट्स भी इतनी बड़ी तादाद में अगर होते हैं तो फिर उनका जाहिर है राइट बनेगा फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का। फिर आप लोग ऑपोजिशन का लीडरशिप और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होता आपके पास कैसे रहेगा? तो देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता हमारे साथ हो या ना हो, हम अच्छी अपोजिशन कर सकते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसल ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें ना बिलावल भुट्टो हो ना शरीफ बरादरान में से कोई वज़ीर आज़म हो, कोई तीसरा नाम आ जाए इसके लिए। हमें कोई ये नहीं है कि शरीफ बरादरान में से कोई ना हो या PMLN में से कोई ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो, हमें उनसे नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि एक 16 महीने का आप लोग तजज़िया कर रहे थे ना कि हमारा 16 महीने का तजर्बा कोई खास नहीं रहा, कोई अच्छा नहीं रहा, कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं रही।
तो दोबारा वही अगर आप PDM पार्ट 2 लेके आते हैं, मेरा ज़ाती तजवीज़ ये है, PDM पार्ट 2 आती है तो मैं नहीं समझता कि इतना जो है वो एक अच्छे तरीके से चल सकती, कि हमारे पार्टी के लोगों के भी ये वो है खदशात है कि चीज़ नहीं चल सकती। इससे बेहतर है कि हम पोजीशन में रहकर आवाम की खिदमत करें। सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हम इस पोजीशन में है कि हुकूमत इत्तेहादी जमात के साथ बना सकते हैं, तो पंजाब में भी ये है कि हम जिसको सपोर्ट करें वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। सर, चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए भी बात हुई है इस नेगोशिएशन में अभी, या अभी सिर्फ वजीर आजम के ओहदे तक ही नेगोशिएशन महदूद है? देखिए, बहुत सी डिस्कशन हुई है जो कि आज शाम को डिस्कस हुई। फोन पे तो हमारे अब लाहौर से डिस्कशन नहीं हो सकी। अब आज शाम को जब CC होगा तो उसमें सारी डिस्कशन होगी। अभी सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आ रहा है, स्पीकर का इलेक्शन। अच्छा फैसल साहब, आप ज़ाहिर सीनियर सियासतदान हैं और तमाम मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं, एक खबर दे दें साथ ही, और ये इंडिकेट करती है कि मामलात पाकिस्तान के लिए पता नहीं कैसे साबित हों, क्योंकि का आगाज हुआ है और 100 इंडेक्स का आगाज ही, दिन का आगाज ही 500 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ है। वही इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर ट्रांसलेट होती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में, और मार्च में हमारा रिव्यू है और IMF के साथ मामलात हैं और ज़ाहिर वक्त का में मुकाबला सख्त है। हम हमेशा ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक मोड़ है और ज़ाहिर है कारोबारी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी इस बात का मज़हर होते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अहम है किसी भी मुल्क में, और हमारे जैसे मुल्क में जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जिसके इकोनॉमिक और माशी मामलात इतने ख़राब हैं, वह मामलात हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द किसी न किसी डिसीजन पे पहुँचे ताकि एक स्टेबिलिटी आए। आवाम भी थक चुके हैं, लोग भी मुंतज़िर हैं। कारोबारी अफराद से आप बात कर लें, आप सनतकारों से बात कर लें, आप जॉब वालों से बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, एवरीबडी वांट्स। इलेक्शन से पहले भी लोग कह रहे थे कि भाई इलेक्शन हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, इलेक्शन हो गए, स्टेबिलिटी नहीं आई। सूबों की हद तक तो हमें बज़ाहिर लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं होगा। पंजाब में अलबत्ता थोड़ा बहुत होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्लियरली इट्स PTI, सिंध में क्लियरली इट्स पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में जिस तरह आमतौर पे हुकूमत बनती है उसी तरह की हुकूमत बनने जा रही है। सारा मसला अटक गया है मरकज़ का। सर, वैसे ये भी हो सकता है कि ये दे दें वोट वज़ीर आज़म का PMLN के कैंडिडेट को। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि इसके इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि कमरी साहब बरमला कह रहे हैं कि 16 महीने का तजर्बा, और सब पहले भी ये कहते रहे हैं, और अब जो लीडर अच्छा नहीं रहा है। फ़खर आपने सुनी गुफ्तगू? फ़खर है हमारे साथ? अच्छा, फ़खर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। रईस साहब, आपको क्या इस बात के इम्कानात लगते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में इस बात पर इत्तफाक हो जाए कि ठीक है जी, हम आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट को वोट दे देंगे, उसके बाद हम अपोजिशन बैठेंगे, आप हुकूमत चलाएं? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पे इत्तेफाक हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो जो नून लीग है उसके प्राइम मिनिस्टर को वोट दें और उसके बाद में अपोजिशन में बैठ जाएं। लेकिन देखिए, ये अपोजिशन में बैठेंगे, मेरा ख्याल जो बिलावल भुट्टो ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर उन्होंने वोट दे के हुकूमत चलानी और बैठ अपोजिशन में जाना है तो इसका मतलब तो वही हुआ ना कि हुकूमत में वो शामिल हैं। ये ऐसा अगर वो ये तो हुकूमत में शमूलियत होगी ना। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट दे दिया तो वो हुकूमत में शामिल हो गए। और दूसरी बात जो आपने अभी की थी मदर अब्बास साहब ने, मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि बहुत से जो हाई कोर्ट में लोग चले गए हैं, इसमें भी फैसले भी पता नहीं क्या आते हैं। तो मदर साहब, अभी एक और मामला भी है कि जहाँ जहाँ इन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को वोटों की गिनती का, उसमें जो लोग हज़ारों की तादाद में वोट जीते थे, हज़ारों की तादाद में जो वोट लिए, उसमें भी पता नहीं क्या फ़ैसला आए, उसमें भी चेंजेस होने के बड़े बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं। अगर कोर्ट से कोई फ़ैसले आ सकते हैं तो इधर भी फ़ैसले आ सकते हैं। अभी सीटों के ऊपर नीचे होने के बहुत से इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी बात एक महमल ने कही थी कि वो किसी के साथ बैठने, कोई पार्टी पीपल्स पार्टी या नून लीग PTI के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो तो ख़ुद किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ना उन्होंने किसी को ऑफ़र किया है, ना उन्होंने नून लीग को ऑफ़र कोई की, ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान को ऑफ़र की, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को किसी को ऑफ़र नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि या तो हुकूमत बनाएंगे, नहीं तो फिर हम जो हैं वो जो है हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। और तीसरी आखिरी बात ये, पंजाब की बात की आपने, तो पंजाब में बहुत वाज़ेह है 297 सीट्स हैं जो जिस पे इलेक्शन हुए। टोटल रिज़र्व सीट जो हैं ख़वातीन की 66 हैं और 8 दूसरी हैं, वो 371 है।
तो इसमें वाज़ेह है अगर नून लीग जो है कुछ आज़ाद लोग हो ना भी हों, 8 उसके काफ लीग के। अच्छा, कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रईस साहब हमारे साथ ही रहेगा। फैसल करीम कुंडी साहब, हम अभी बता रहे थे 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स मजीद गिर गया है। सर, ये तमाम सियासी क़यादत ये भी तो देख रही है कि जल्द फैसले पे किसी भी पहुंचना है। अब 600 पॉइंट्स नीचे गिर गया है, ताज़ा अपडेट ये है। वरना हमारा मुल्क किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत पतली है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी की हालत बहुत ख़राब है। जिस हालात में हम खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के लोगों ने इलेक्शन लड़ा है वो भी आपके सामने है। जो है दहशतगर्दी की हालत बहुत ज़्यादा, इलेक्शन के दिन भी खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हुए ये भी हैं। बहुत से चैलेंजेस हैं जो अगली हुकूमत को फेस करने पड़ेंगे। बेहतर तो ये होता है, एक मतलब है कि आपकी वो विश हो सकती है, लेकिन कभी ये चीज़ें होती नहीं है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होती, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती और मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस चीज़ को देखा हुआ, बड़े गौर से इस चीज़ को देख रही है, लेकिन हमने अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल भी करनी है ना। आप अब कहें कि नहीं, आप अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को जो है वो कुर्बान कर दें, तो वो भी तो नहीं हो सकता। देखिए, पार्टी के लोग हैं, पिछली दफ़ा भी जब हम 16 महीने PDM की हुकूमत में थे, बहुत से पार्टी के दोस्तों की तजवीज़ थी कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बहुत सी तजवीज़ थी हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा बहुत से इफ एंड बट्स हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे पार्टी के दोस्तों की मुख्तलिफ राय हैं। तो आज CC में बैठेंगे, इस पे थोड़ा डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा कि हमने क्या करना है। तो सर क्यों नहीं, ये आपने तजवीज़ दी, इससे पहले भी आइडियल बात हो रही थी कि मुल्क के लिए तो बेहतर है ये मुल्क की जो हालात हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए। आप ये सजेशन दे दें आप लोग मुस्लिम लीग नून के कि जनाब हम गौहर खान साहब को भी दावत दे देते हैं, दे दें और एटलीस्ट ऑफर तो की जाए। मोस्ट लाइकली वो रिजेक्ट ही करेंगे, लेकिन एक गुडविल जेस्चर जो हो जाएगा। नहीं तो चलो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये भी डिस्कशन CC में शायद हो जाए, तो ये भी देख लेते हैं। अच्छा, मजहर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मजहर साहब आपने क्या पूछा? देखिए, सीधी सी बात ये, आप बात कर रहे हैं, ये सारी बातें आप एडमिट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी है, तो क्या वजारत वज़ीर आज़म बनकर ही आप ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं? एक वीकर गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो आपकी पर्सनल राय भी है कि एक वीकर गवर्नमेंट बनाने से बेहतर नहीं है कि आप अपोजिशन में ही बैठें? देखो सर, मैंने बात की है आपको कि हम अगर उनको वोट दे के भी अपोजिशन में बैठ सकते हैं। अगर हम वोट नहीं करते हैं या वॉट एवर सिचुएशन, नहीं वोट देकर ही बैठे सर। देखिए, मेरी तो तजवीज़ यही है, देखिए जब तक 3 में से 2 जमातें आपस में नहीं मिलती, हुकूमत नहीं बन सकती। और आप दोबारा इलेक्शन में जाना भी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल टास्क होगा कि आप मुल्क में दोबारा जाके दोबारा कहें कि हम दोबारा इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो भी एक बहुत जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में आप कहें कि जी ये चीज़ें, तो बहुत ऐसी सिचुएशन हो। देखें, अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी और उसके पास मेजॉरिटी भी नहीं होगी वो फैसला करने। तो सर, जब मसाइल का शिकार भी होगी, मेजॉरिटी भी नहीं होगी, तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो इन मौशी हालात में वज़ीर आज़म बने? हम ये कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर एक किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको मैं आउट ऑफ बॉक्स मजहर साहब ने हम पे बड़ी तनकीद की, PDM की, प्राइम मिनिस्टर भी और हुकूमत पे भी। तो हम कहते हैं जरा प्राइम मिनिस्टर चेंज करके देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेमल और फ़खर, आप लोग और रईस साहब कोई भी इनसे सवाल करना चाहे तो कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, हमारे आपसे सवाल करेंगे। कुंडी साहब, जैसा आपने कहा कि आपकी अपनी राय है कि इस गवर्नमेंट में बैठने से बेहतर है कि आप ऑपोजिशन में चले जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि जो CC के अरकान हैं उनमें कितने लोगों की ये राय है जो आपकी राय है? देखिए, मैं रात इस्लामाबाद पहुंचूं, मेरे कोई CC के किसी मेंबर से ऐसा सच रब्ता नहीं हुआ। 2-3 दोस्त ऐसे मिले हैं, अब CC के मेंबर काफ़ी ज़्यादा है। आज शाम को जब बैठेंगे तो राय तो मेरी सबने सुन ली होगी, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे मैंने एक ट्वीट की थी और जी वो देखी थी हमने। और अब देखते हैं कि मुख्तलिफ राय होंगी, ज़रूरी नहीं है कि सारे मुझे राय से एग्री करें। मे बी मेजॉरिटी में राय से एग्री करें या मेजॉरिटी में राय से एग्री ना भी करें। अब देखते हैं, हमने पार्टी के मुतालिक भी सोचना है कि हमने पार्टी को भी आगे लेके जाना है और मसाइल भी लोगों के हल करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसको डिस्कस करना है। तो अब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उधर मीटिंग में डिस्कस होंगी जो शायद मीडिया पे डिस्कस ना हो सके। कैन यू गिव अस एन इनसाइट सर? ये वफाक का मंजरनामा तो हम आपसे बखूबी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिंध में क्या हमें आप बता सकते हैं कि वज़ीर आला कौन ला रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा?
देखिए शायद वो आज भी डिस्कस हो, क्योंकि सिंध में जो है अब पार्टी ने फैसला करते हैं किसको वज़ीर आला लेके आते हैं, पुराने चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं, फेस चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वो भी आज सीसी में डिस्कस होगा कि हम सीएम सिंध किसको लाना चाहते हैं। गालिबन वो भी आज ही फैसला में। अच्छा फैसल, ये क्या सदर, ये ऑप्शन भी है कि अगर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो तो आपकी पार्टी का सदर हो? कसौटी तो चल रही है 2-3 कई दिनों से, मतलब है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे मतलब जो भी सीनियर है। सर क्या क्या वैसे एक हमारे पास ये था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से हो, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट आपकी हो, सदर भी आपके हो, ऐसा है? देखिए बलूचिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर हम PMLN को सपोर्ट करते हैं पंजाब में तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट करो, हम अपने चीफ मिनिस्टर बनने की पोजीशन में होंगे। जी मैम। कुंडी साहब आप कंप्लीट कर लें, मैं अब्दुल्ला को एक बात चेयरमैन सेनेट। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी आने वाला है, अब उसमें भी मतलब है कि मैं समझता हूँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी के सेनेट में इस वक्त मेजॉरिटी होगी, क्योंकि सिंध में हमारे मेजॉरिटी सेनेटर्स आएंगे, पंजाब में भी इसी तरीके से होगी। ठीक है कुंडी साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। बाकी सब लोग हमारे साथ ही रहिए, हमें हेडलाइन ब्रेक लेनी है, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। बस हमने कहा आपको थोड़ा सा हम आराम दें, हमने आपसे बहुत काम लिया इतने दिन। लेकिन ये है कि आई डोंट नो अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि देयर इज दिस वायरल गोइंग अराउंड द सिटी, यस एंड यस इट इज सो डेडली, तो हम भी उसकी जद में आगे, लेकिन इंशाल्लाह नाउ गेटिंग आउट ऑफ इट। जी मज़ीद साहब कुछ कह रहे थे? तो वो सियासी वायरल नहीं, वो तो आप लोगों को हुआ है, मुझे दूसरा वाला, बट वी आर ऑल गेटिंग आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। अच्छा जी, फखर दुरानी हमारे साथ हैं, मजहर अब्बास साहब हैं। इससे पहले हम हुमा यही डिस्कस कर रहे थे। जी जी मैं सुन रही थी बिल्कुल, कि हम हुकूमत साजी में किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। फ़खर आपसे कुंडी साहब के आने से पहले हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे, आपने ये भी सुन लिया कुंडी साहब की राय, आज बहुत से फैसले होने हैं, लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है पीपल्स पार्टी में। इससे पहले जरदारी साहब का इंटरव्यू भी आसमा शिराजी से मुझे याद है, मतलब वो तो रद्द कर चुके थे PMLN के साथ मिलने का चांस, लेकिन ज़ाहिर है अब जैसे ही इंतखाबी नताइज आए अगले दिन ही मुलाकात हो गई। कितने इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी और PMLN के वज़ीर आज़म को वोट देकर और फिर अपोजिशन में अलग होकर बैठ जाएगी? आपको लगता है ये होगा, ये हो सकता है? अब्दुल्ला, मैंने अभी इसी प्रोग्राम में ही बताया कि इनकी एक ये भी सोचा जा रहा है कि PMLN को ही हुकूमत में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या जो वोट है वो वज़ीर आज़म का वोट तो कुंडी साहब ने इसको कंफर्म भी किया कि ये एक है, और मेरा ख्याल है ये मोस्ट लाइकली ये उसी फार्मूले के ऊपर जा रहे हैं 2008 वाला जो था। लेकिन इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये है कि इस टाइम जो PTI के आजाद अरकान हैं वो एक बड़ी नंबर में है। वो ये PTI इनको इलेक्ट कराने के लिए अपना वोट दे देती है, लेकिन 6 महीने के बाद वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आप दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये एक फिर मेरा ख्याल है कि ये इंस्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअसली रहेगी। ये जो पीपल्स पार्टी है ये फैसला इनकी उसमें सफों में बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वायबल नहीं है। ये जो फैसला है इसमें आप हर 6 महीने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता रहे तो जो मार्केट, अभी आपने देखा है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 500 पॉइंट्स सुबह ही गिर गए हैं, तो ये फिर इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो इस हवाले से ऑलरेडी कोई जो है वो फैसला कर चुके हैं, और ये एक पॉलिटिकल गिमिक हो सकती है लोगों को दिखाने के लिए जो सियासतदान है आपस में इनके। तो वो फैसला क्या है जो फैसला साज कुव्वतें कर चुकी हैं? मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह PTM 2 था ये उसी तरह ही कंटिन्यू करेगा आगे भी, और PTI वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी और हुकूमत में रहेगी। हो सकता है कि जिस तरह रईस अंसारी साहब ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद जो कैबिनेट में ना आए, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर ये है कि जरदारी साहब खुद सदर बन सकते हैं, इनको स्पीकर कौमी असेंबली का वैसे वो तो मोस्ट लाइकली कैबिनेट में नहीं होंगे। हाँ जी, या फिर अगर होंगे तो फॉरेन मिनिस्टर ही होंगे, क्योंकि वो जरा नॉन कंट्रोवर्शियल से ये बात हम जरा मजहर साहब से भी पूछ लें कि ये बात जरा समझा दें आप कि ये कैसे हो सकता है कि आप वोट दे दें वैसे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, उस हद तक आप साथ हैं और उसके बाद ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएं। How does that work out? देखिए हुमा, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर बात है, सब कुछ हो सकता है। देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है,
वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होता है, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। आपको नया इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जब जाएंगे तब भी उसकी कंसर्न ज़रूरी होती है। तो जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस होता है, हमारे यहाँ इस वक्त मरकज़ जो है वो निस्बतन खासा कमज़ोर है और सूबे स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बज़ाहिर स्टेबल नज़र आती हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं एब्सोलूट मेजॉरिटी केपी में, सिंध में नज़र आती है, पंजाब में भी पीएमएलएन की बेहतर पोजीशन नज़र आती है। सारा मसला अटक गया है मरकज़ में। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट बनने जा रही है और मोस्ट प्रॉब्ली सरफराज बुक्ती साहब का नाम लिया जा रहा है। केपी में अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जा रहा है। सिंध के अंदर मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन या फरियाल तालपुर। नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुराद अली शाह या फरियाल तालपुर भी। अब मुराद अली शाह अगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ ये जाहिर वो कर रही है कि हमने एब्सोलूट मेजॉरिटी ली है, तो आप एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को जिसका एक बड़ा क्रेडिट आप दे रहे हैं कि उन्होंने काम किया है तो लोगों ने वोट दिया है, उनको आप रिप्लेस करेंगे विद अनदर। ये भी इंटरेस्टिंग होगा। और फैसल कुन्नी ने कहा कि आज इस पे भी बात होगी कि सिंध में चीफ मिनिस्टर कौन आएगा। रईस साहब, आज मुख्तसरा बताते हैं और कितने लोगों की तस्वीरें आएंगी जाती उम्रा रायविंड से जो शामिल होंगे, कुछ है आपके पास इंसाइट? देखिए, एक जो पहले उसका जवाब दे दो, जो हुमा साहब ने पूछा था कि ऑपोजिशन लीडर जो किस तरह बैठेंगे ऑपोजिशन में। देखिए, ये तो बड़ा आसान है कि आप वोट दें नून लीग को और ऑपोजिशन में बैठ जाएं, फ्रेंडली ऑपोजिशन हो, लेकिन ऑपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए आपको हुकूमत के लोग वोट देना शुरू कर दें। आपको वहाँ अपने सीट्स बतानी पड़ेंगी ऑपोजिशन लीडर के लिए। वहाँ पीडीए के पास 92 सीट्स हैं। पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए 93 साबित करनी पड़ेंगी जो अब तक है। जी बिल्कुल, साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा अगर हम लीडर नहीं भी बनते तो हम ऑपोजिशन जम के करेंगे। खैर, अपैरेंटली अगर पीटीआई ऑपोजिशन में बैठेगी तो वही लीडर भी बनाएंगे ऑपोजिशन का। जी, और दूसरी बात जो आपने भी पूछी, वो जो आज़ाद अरकान है पंजाब में स्पेशली या सेंटर में है, उसमें से तकरीबन 22 में से 15-16 तो मिल जाएंगे इनके साथ जो आज़ाद अरकान है। बाकी एक तो रात कल उनकी जिस तरह उन्होंने कहा हमारी विकेट गिर गई है, जो मेरी इत्तलात हैं इन्होंने पहले से राब्ते में हैं, जो पीटीआई के कुछ लोग जीते हैं इनसे पहले में राब्ते हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी थी। और जहाँ तक मेरे इत्तला है, कुछ ऐसी सीट्स जिसके रिज़ल्ट अगले दिन 4 बजे अनाउंस हुए, किसी के 2 बजे अनाउंस हुए, उसमें जो लोग पीटीआई के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिता दिए गए और नून लीग के कुछ रहनुमा हार गए, वो भी इनकी तरफ आ सकते हैं। और ये मेरी इत्तलात है, उसमें से मुझे लग रहा है कि 10 से 12 लोग तो हो सकते हैं। हो सकता है मैं रहूँगा, लेकिन मेरी इत्तला है कि ये लोग जो हैं राब्ते में हैं और कई ने पहले भी अंडरटेकिंग दी हुई थी। चलिए जी, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, फ़खर दुरानी थैंक यू, एंड मज़हर अब्बास साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन दिस आवर। कुछ देर में हम आप लोगों को दोबारा ज़हमत देंगे, सोहेल वड़ाइच भी हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल भी को बताने के लिए भाई एक फिल्म आ रही है नई, उनका कैसे हमने स्विच मारा है ना वैसे में बहुत ही ज्यादा, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। आई नो दैट यू आर इन अ हरी टू गेट टू द मूवी, वी विल टॉक अबाउट दैट। इन फैक्ट उसके जो स्टार्स हैं, मेन स्टार कास्ट जो है, दे विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो एज वेल। और अगर आप क्यूरियस हैं कि कौन सी मूवी आने वाली है तो अच्छा, नाम बता दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो 800 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे गिर गई है। आगे चलें। As we speak, स्टार्ट हुए थे आप पहले 500 से स्टार्ट हुए थे, तो आप जरा 800 पे बात चली है। चले एनीवे, वो बात हम बाद में करेंगे, मूवी की बात भी बाद में करेंगे। एक while the results were coming out, obviously पिछले कुछ दिनों में हम बात कर रहे हैं, ये हमने रेयर फिनोमेना देखा कि जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे बहुत कम थे जिन्होंने तस्लीम की अपनी हार और उन्होंने एक्स पे यानी ट्विटर पे इस बात को इंडोर्स किया और जो जीतने वाला था उसको मुबारकबाद दी। ये बड़ा रेयर फिनोमेना है, बाकी दुनिया में तो हमने देखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान में भी होना स्टार्ट हुआ है। बट जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया, बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे जो हारे हैं, इंक्लूडिंग आप नवाज शरीफ साहब को ले लें, आप मरियम नवाज को ले लें, देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ नेम्स, वो सारे कंटेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे हारे। तो इंतखाबी नताइज की तैयारी, और ये क्यों हुआ? इंतखाबी नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान में ताखीर की वजह से इंतखाबी साख पर सर्टनली सवालात उठे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत
जमहूरियत और इलेक्शन अमल के गैर सरकारी निगरान इदारे फाफिन की एक रिपोर्ट आई है, वो हमारे सामने भी रखी हुई है। रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं और ज़ाहिर बनते भी थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नताइज में ताखीर ने इलेक्शन के पूरे अमल को गहना दिया है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश की सिक्योरिटी वजूहात काबिल फ़हम हो सकती हैं, मगर इस बंदिश के अमल ने इलेक्शंस एक्ट 2017 में दर्ज ऐसे इक़दामात की नफ़ी की है जिसमें इंतखाबी नताइज को जल्दी और बर वक्त जारी करने के लिए तजावीज़ दी गई थीं। और ये सारी सूरत हाल है। नौशीन यूसुफ हमें ज्वाइन कर रही हैं, अमीन अनवर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उस्मान भट्टी ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। नौशीन आपसे शुरू होंगे, ये क्या अब इसका प्रोसेस होगा अगर ये चैलेंज करेंगे रिजल्ट्स अपने, हाउ डज दैट गो अबाउट? रिकाउंटिंग होती है, होता क्या है, जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, आप देखिए अब अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर हूँ और यहाँ पर बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने आके चैलेंज किया हुआ है नताइज को। और आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ भी नवाज शरीफ जो है, मियाँ नवाज शरीफ की मंसूरा से सीट, इस्लामाबाद की सीटें, इसी तरह पंजाब और मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनकी मुख्तलिफ सीट पे कल इलेक्शन कमीशन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, जो फॉर्म 49 होता है, जो हतमी रिजल्ट होता है, वो रोका है। लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। अब प्रोसेस ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को 14 डेज़ के अंदर तो नोटिफिकेशन करना है वो लोग जो कामयाब हो गए उनका। लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि अब बहुत सारे लोग जो है वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स जो है अब उनमें उनकी केसेस चलेंगे, वहाँ पे ही मुख्तलिफ चीज़ों के फैसले होने हैं। वो कब तक होते हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़िलहाल तो इन केसेस को देख रहा है और उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर जो है कल भी और आज भी यही मुतवक्के है कि उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर जो रिजल्ट्स का जो हतमी नताइज है उनको रोका है। अलबत्ता जो फॉर्म 47 और जो गैर हतमी नताइज हैं वो तकरीबन तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है अब वो जारी कर दिए है, उनका ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे नताइज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने जो अब स्टे दिया हुआ है, मतलब एक तरह से समझा स्टे ही समझे। और ये जो नताइज हैं इनका ऐलान भी जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा उसके साथ ही इनका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेन जो अब जो ये केसेस हैं जो चैलेंज होंगे वो होंगे हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, वहाँ पर ही इन केसेस के फैसले होंगे। आपने माजी में भी देखा इस बार कुछ ज्यादा ही लोग हैं। अभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन के बाहर भी अच्छा खासा रश लगा हुआ है लोगों का। पीटीआई तो कहती है हम 60 सीटों को चैलेंज करेंगे, वहां इस्लामाबाद में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, कितनी सीटों को चैलेंज किया जा रहा है? जी बिल्कुल पीटीआई की जानिब से तो मुतादिद तकरीबन हमें तो लग रहा है कि जिन जिन नशिस्तों से वो हारे हैं उन्हीं तकरीबन उन तमाम नशिस्तों को ही इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास अमीन अनवर हमारे साथ हैं कराची से, उनके पास आएंगे। अमीन, कराची के इंतखाबी नताइज पे भी कुछ शुकूक व शुबहात तो ज़ाहिर है उठाए गए थे इनिशियली जब ताखीर से आए, पर्टिकुलरली जब बेइंतहा ताखीर से नताइज आए। यहाँ कौन कौन चैलेंज कर रहा है इंतखाबी नताइज, क्या उम्मीद? अमीन, आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा चलिए, यही सवाल उस्मान, आपको आवाज आ रही है? आप बता दें कि कौन कौन चैलेंज कर रहा है पंजाब में, लाहौर में क्या हालात है, और नंबर्स बताएं कि कितने सोच रहे हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाने के लिए। हेलो जी उस्मान, आवाज आ रही है? जी अब्दुल्ला, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त जो जस्टिस बाकर नजफी हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, वो जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं। यहाँ पर पीटीआई के दरख्वास्त गुजारों ने पटिशन फाइल की हुई हैं, मुख्तलिफ 20 पटिशन्स हैं जिसके मुताबिक उनका ये क्लेम है कि उनके उम्मीदवार जीते थे। अलबत्ता नून लीग के जो उम्मीदवार थे जिनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके अलावा हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और जो सियालकोट से रेहाना डार पीटीआई की पटिशनर हैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, कि उनका ये दावा है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर पटिशनर हैं जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में, कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो उनके उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, जबकि जो आरओ का रिजल्ट आया है फॉर्म 47 का उसमें उनको जो है वो हराया गया है। अलबत्ता जो जस्टिस बाकर नजफी हैं वो केस की समाअत कर रहे हैं और आजमजीर तारड़ जो है वो नून लीग की जानिब से जो उम्मीदवार हैं जो जीत चुके हैं इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक उनकी तरफ से दलाइल पेश कर रहे हैं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया अदालत को कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर
और ये दरख्वास्त गुजार जो हैं वो अपना जो भी सबूत और वो जो कवायफ उनके पास मौजूद हैं वो वहाँ पर दे सकते हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ केसेस की समाअत है वो लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। जी ठीक है जी, अमीन अनवर के पास चलेंगे कराची में। अमीन, कराची में हम ज़रा राब्ता बहाल कर रहे हैं। कराची में भी ज़ाहिर है लोग चैलेंज करेंगे इंतखाबी नताइज को, अपने अपने दस्तावेज़ात के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचेंगे, ट्राइब्यूनल्स में भी जाएंगे मामलात। सो हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में कितने लोग जा रहे हैं और क्या सूरत है। तरीका भी यही होना चाहिए, गैर ज़रूरी किस्म के एहतजाज करना या फिर सड़कों पर निकल आना, दैट इज़ नॉट द वे। अदालतें इसीलिए हैं कि जो भी चीज़ नहीं सूट करी उसको चैलेंज करना चाहते हैं, दैट इज़ द वे टू। क्या फ़र्क पड़ेगा एहतजाज करने से? ज़ाहिर है अपने डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर करें, पहुंचे अपने केसेस को आगे फाइट करें। लेट्स सी क्या होता है। अमीन, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, नहीं आ रही यार। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर टेलिंग अस, नौशीन ने कहा कि ऑलमोस्ट 60 जो हैं रिजल्ट्स वो चैलेंज होंगे। उस्मान भट्टी हमें बता रहे हैं कि 20 के करीब वहाँ होंगे। तो जो हारा है मेरा ख्याल है उसने तस्लीम नहीं की। मतलब पीटीआई ने तो कल गौहर खान भी थे यहाँ पे मौजूद, तो उन्होंने कहा था कि हम 60 करेंगे कौमी असम्बली की सीटों के, और आई गेस वो पंजाब से 80 कह रहे थे। मतलब सारा कुछ ही चैलेंज कर देंगे वो। तो चैलेंज करेंगे तो प्रोसेस फिर ऑब्वियसली अदालतों में तो जाएगा। क्या रिकाउंटिंग होगी? नहीं, वो रिकाउंटिंग होती है और फिर बाद में आगे ट्राइब्यूनल में जाता है। अभी तो बहुत से हल्के हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ हल्के हैं जिस पे अभी फैसला जो है वो नहीं दिया है। सो क्योंकि शिकायत लेके पहुंचे हैं। सो लेट्स सी, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। ट्राइब्यूनल के बाद आगे भी जाते हैं मामला। और ये एक एज मच एज वी माइट फील कि ये अब एक्सेप्ट कर लें जो भी हैं, लेकिन ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि चैलेंज किए जाते हैं रिजल्ट्स। अमीन, कराची में क्या सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर? कौन, मतलब कितने लोग हैं जो जा रहे हैं कराची के इंतखाबी नताइज जिन्होंने तस्लीम नहीं किए, चैलेंज करेंगे आगे? अब तक सिंध हाई कोर्ट में 29 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने जो फॉर्म 45 उन्हें जारी किया गया उस नतीजे की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हैं। उनका ये कहना है कि जो फॉर्म 45 उन्हें मुहैया किया गया है तमाम पोलिंग स्टेशन से, उसके मुताबिक वो कामयाब हुए हैं। ताहम जब फॉर्म 47 जारी किया गया है रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, तो उनकी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया है और कुल मिलाकर अभी तक 29 दरख्वास्तें जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनकी तरफ से, जबकि जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से भी। हाई कोर्ट ही पहला फोरम है दरख्वास्तें दायर करने का, या पहले इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल और फिर अदालतें? जी बिल्कुल, क्योंकि इंतखाबी जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। फॉर्म 49 अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया गया है। जब फॉर्म 49 जारी होगा और उसके बाद तमाम जो चारों सूबाई हाई कोर्ट्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेटर लिखा जाएगा कि वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें जजेस तैनात करें, तो उसके बाद ये इलेक्शन पटिशन जो है वो जारी जो है उनकी समाअत हो सकेगी। ताहम जो उम्मीदवार है उनका ये जो टाइम है वो बच जाएगा, उनका जो टाइम बाहर होने की जो लिमिट है वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ होगा कि उन्होंने बर वक्त नताइज को चैलेंज कर दिया गया था। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि इंतखाबी नताइज जो हतमी नताइज थे वो जारी करने से रोका गया है और इसी किस्म की आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्तें दायर की गई थी वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में। और उसी को देखते हुए यहाँ सिंध हाई कोर्ट में अब तक 29 दरख्वास्तें जो दायर हो चुकी हैं और उनकी फौरी समाअत की जो इजाज़त है वो भी अदालत ने इस्तदा मंजूर कर लिया और आज ही उन्हीं दरख्वास्तों की समाअत होगी, जिसमें MQM के अहम रहनुमाओं की कामयाबी को चैलेंज किया गया है, जिसमें 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी को चैलेंज किया गया है, 242 से मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी को चैलेंज किया गया है, 244 से फारूक सत्तार की, और इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार लियारी से मलीर से अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया गया है, कादिर पटेल की कामयाबी को चैलेंज किया गया और इसी तरह मिर्ज़ा इख्तियार बेग की 241 से जो कामयाबी थी उसको चैलेंज किया गया है। और जमात इस्लामी के भी 4 उम्मीदवारों ने जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनके नताइज को चैलेंज किया है। जी ठीक है जी, थैंक यू आपका अमीन अनवर, थैंक यू उस्मान भट्टी, थैंक यू नौशीन यूसुफ। ब्रेक ले लेते हैं।
हुकूमत कौन बनाएगा ये तो पता लग जाएगा चंद दिन में। होपफुली आज शाम को भी सूरत हाल कुछ क्लियर हो जाए। आज शाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास है, उसके बाद क्या फैसले होते हैं सामने आ जाएंगे। ये इंतजार ना करें कि लिटरली शाम को कोई हुकूमत बनने वाली है, एक दो दिन टाइम लगेगा। यू कैन आल्सो डू अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि अगर आप थक गए हैं सियासी गुफ्तगू सुन सुन के, तो 16 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है जो कि लगती बड़ी इंप्रेसिव है, ट्रेलर्स वगैरह हमने देखे हैं उसके, वो जाए देखने के लिए। और मूवी का नाम है टकसाली गेट। तो ये जो लाहौर में रहते हैं लोग, उनको तो समझ आई गई होगी और उनको लग रहा होगा उन्हीं के बारे में है, लेकिन उसके स्टार्स जो हैं हमारे साथ हैं। वील टॉक टू देम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द मूवी। आयशा उमर एंड यासिर हुसैन, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर मूवी। थैंक यू। ट्रेलर तो चलाया नहीं, मतलब बीच बीच में हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत महदूद होता है, तो हमने सोचा आपसे जरा ज्यादा बातें करें। यू आर द ट्रेलर ऑफ योर मूवी, सो यू आर गोइंग टू टेल अस व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। तो आयशा, बहुत मूवीज आप लोगों ने कर चुके हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस वन? हाँ, बहुत मूवीज कर चुके हैं, हमारी तीसरी फिल्म है टुगेदर, मी एंड यासिर। What's really special about this is कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। Wonderful. हाँ, मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। और पाकिस्तान में रहते हुए इन इकोनॉमी के हालात में, इंडस्ट्री के हालात में फिल्म प्रोड्यूस करना, इसको सोचना, इसमें तो अलग ही दाद बनती है। ये बड़ी ब्रेव बात है, ये बहुत मुश्किल काम भी है। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया इस फिल्म में। शबीर शाह इज अ बैरिस्टर, ही इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और मैंने और वकास रिजवी ने प्रोड्यूस की है और मैंने एक्टिंग भी की है। अबू अलिया हैज डायरेक्टेड इट, जिन्होंने जावेद इकबाल डायरेक्ट की थी, जो कुकड़ी बन के रिलीज हुई, जिसमें हम दोनों साथ थे। और हम कराची से लाहौर से साथ हैं, तो कराची से हम अब लाहौर पहुंच गए। टकसाली गेट लाहौर में शूट हुई है, बाकी अच्छा जबरदस्त। हम एक्चुअली लिटरली लाइफ में भी कराची से अब लाहौर तक शूट करने पहुंच गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यासिर, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट इट? मतलब आपको क्या चीज अट्रैक्ट की कि आपने कहा चलो दिस शुड बी द वन? इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बहुत आम डायलॉग्स हैं इसके, जैसे आम आपको लगेगा कि ये फिल्म नहीं हो रही है, कुछ ये रियल लोग हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है एक्टर के लिए उसके बाद अच्छी एक्टिंग करना, क्योंकि आप चाहते तो यही है कि आप वो कैरेक्टर लगें। तो हमने पूरी कोशिश की, हम सब एक्टर्स ने, कि इसमें हम वही कैरेक्टर लगे आम जिंदगी में, हम वो अदाकार ना लगें कि यासिर हुसैन है या आयशा उमर है। तो स्क्रिप्ट ने बहुत हेल्प की है उसके अंदर। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कलर जो पैलेट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर फिल्म इटसेल्फ जो है वो एक क्राइम थ्रिलर है, जो मैंने इस जॉनर में पहली दफा काम किया। अंदरून लाहौर की कहानी है, अंदरून लाहौर टकसाली गेट की कहानी है। हाँ, और डार्क ह्यूमर है ये। टकसाली गेट शाही मोहल्ला का पुराना ओरिजिनल नाम, फॉर पीपल हु डोंट नो। हाँ, फॉर पीपल हु डोंट नो। और ये पूरी उधर ही सेट है, शॉट ऑन लोकेशन, और ये 3 दिन की कहानी है। ओके। सो यू कैन से कि शाही मोहल्ला, टकसाली गेट इन करंट टाइम्स। ये वो कोई हम पुराना ग्रैंड जर्नी दिखा रहे, हम अभी का रियल टाइम में दिखा रहे हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड एक बहुत है तो सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट इशू जिस पे बात हो रही है, पर उसको बहुत डाइजेस्टेबल वे में हमने पेश किया है, ताकि ये ना लगे कि हम या तो कुछ प्रीच कर रहे हैं, या हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, या हम कोई चीजें रेक्टिफाई करने की लाहौर के रेड लाइट एरिया की कहानी है, इट इज नॉट अबाउट है या नहीं? नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज सेट इन दैट सराउंडिंग। तो उसके बारे में नहीं है, ठीक है। वो जो एरिया है ना टकसाली गेट में, लाहौर में 7 गेट्स हैं, उसमें से एक टकसाली गेट है। टकसाली गेट में बहुत अलग, बहुत बड़ी जगह, उसके अंदर एक छोटा सा, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया, लेकिन या आपको बिल्कुल उस जगह का माहौल, उधर का माइंडसेट थोड़ी देर के लिए हम सारे सामने देखेंगे, ताकि आपके साथ साथ फुटेज भी हम चलाएं फिल्म की, जो रशेस हैं, और सामने देख के बात करेंगे, बात करती रहें। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चले। तो पावरफुल एक्टिंग है बहुत ज्यादा। यू सेड ना, हाउ इज दिस फिल्म डिफरेंट? एक कैरेक्टर जो इस फिल्म में है, दे आर इन कैरेक्टर, एंड दे हैव एक्टेड वेरी वेरी पावरफुल। अच्छा, लेकिन कैरेक्टर्स वैसे बहुत सारे हैं। आपने देखा आपके हमारे फेवरेट बाबर अली भी थे, ठाकुर नजर आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन आउट ऑफ ऑल द मूवीज दैट यू हैव डन, यासिर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिफरेंट क्या है इसमें? बिकॉज आई एम श्योर एज एन आर्टिस्ट यू वांट कि मेरी हर मूवी या हर काम पहले से मुख्तलिफ हो। सो इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स दैट यू हैव डन? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इससे पहले कराची से लाहौर, लाहौर से आगे की जो कि रोमांटिक कॉमेडीज थी। उसके बाद मैंने एक हॉरर कॉमेडी फिल्म की, पीछे तो देखो। उसके बाद मैंने जावेद इकबाल की, जो एक इंतहाई संजीदा फिल्म थी, बहुत सीरियस टॉपिक पे थी, नेगेटिव कैरेक्टर था। ये फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, एक क्राइम थ्रिलर है। तो ये मैंने पहले डार्क कॉमेडी भी, जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल एक सीरियस बात को जिस तरह से हम लेके चले हैं
डार्क कॉमेडी के साथ मिक्स करके बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, बहुत मजा आएगा आवाम को। Okay, what about music? Because आपको पता है कि कभी कभार मूवी चलती है इसलिए क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत फिर ये जिस सराउंडिंग में वहाँ तो म्यूजिक होना ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारी फिल्म इतनी रियल है ना कि इसमें हम दरख्तों के आसपास घूम के मैं और आयशा गाने नहीं गा रहे, शुक्र है। तो म्यूजिक शुक्र है वो जहाँ बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें कोई डांस नंबर है, अब वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा, फिल्म जब देखेंगे तो पता चलेगा। बट वैसे गाने हैं बिल्कुल, तो बहुत ही अमेजिंग सोलफुल गाने हैं। यशल शाहिद की एक कवाली है और ईवा बी का एक बहुत खूबसूरत रैप है। इतना कुछ नहीं हो सकता था। When you're producing, you're playing so many roles and you're acting. So I was like, अच्छा चलो next film में गाएंगे। Is this your first film as a producer? Yes, it is. And how's the experience been so far? आपने तौबा कर ली है या? Not at all, अभी तो शुरुआत है। अच्छा। अब हम एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं। वो सारी चीजें जो मैंने एज एन एक्टर फेस की हैं, एंड आई हैड वांटेड के प्रोड्यूसर ये इन चीजों पे फोकस करें फॉर द एक्टर्स, वो मैंने कोशिश की है मैं करूं, यू नो, टू मेक। So you have been a good producer for your team? Ask the team. यासिर बहुत अच्छी प्रोड्यूसर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस टीम के साथ। सारा इंतजाम मुकम्मल था, बहुत दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। दूसरे के साथ भी तीसरी बार काम कर रहे हैं मूवी, that says a lot as well. Friendship is becoming better and better and better. There's a big comfort level. You are मतलब people like you together. इसीलिए तो obviously आप लोग कर रहे हैं। और कास्ट में वैसे कौन है जो आपने नहीं रखा? सारे लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं मेरी। हाँ, और सारे लोग बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में हैं। इफ़त उमर बहुत अच्छे, अली खान, खालिद अनम साहब, नैयर एजाज साहब, नैयर एजाज was always been उमर आलम बड़ा जबरदस्त नौजवान लड़का है। मेहरबानो हैं, शहरियार चीमा जो शफकत चीमा साहब के बेटे हैं। अच्छा, साथ पीछे हम देख भी रहे हैं ना, उनसे मेरा तारुफ नहीं है शहरियार चीमा से। उन्होंने एक आध फिल्म की है पहले लाहौर से। How long did it take for you to shoot it? Not very long. हाँ, not very long, but कहानी तो 3 दिनों की है। 3 दिन की है, लेकिन जाहिर शूट में तो काफी टाइम लगा। मगर टोटल 1 month आप कह लें, अगर आप सारी शूट्स को मिक्स करें तो 30 days की हमारी शूट। और ये उस तरह तो नहीं है जो आपने बना के रखी हुई थी कि अलमारी में 7 साल बाद रिलीज होगी? नहीं, हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले ये फिल्म शूट करनी शुरू की थी। एक्चुअली रमजान में 1 year ago, इट वाज अप्रैल, अब रमजान मार्च में शुरू हो रहा है। सो लेकिन वी वांटेड टू रिलीज इट पिछली बड़ी ईद पे, बट हमने कहा नहीं, इसको बेहतर करते हैं। पोस्ट में कुछ चीजें री एडिट की, वी वांटेड कि हम अपने काम को देख देख के उसको बेहतर करें। अच्छा, रीशूट भी कर सकते हैं 1 साल जब गुजर जाता है तो कुछ आपको अगर लगे कि समथिंग नीड्स टू रीशूट हमने कुछ नहीं किया, एक सीक्वेंस ऐड जरूर किया हमने, और एक निकाला। So, किसी चीज को रीशूट नहीं किया, वी रिप्लेस्ड समथिंग बिकॉज वी फेल्ट इट वाज द नीड ऑफ द आवर। एंड मैं क्या कहना चाह रही थी इससे पहले, हाँ, एज अ प्रोड्यूसर तो इसकी इंशाल्लाह सीक्वल भी बनेगी, और उसके बारे में मैंने सोचना भी शुरू कर दिया है। Aren't you going to wait for the reception of the movie by the audience? उससे पहले ही डिसाइड हो गया कि इसका नहीं, मैंने अपने दिमाग में डिसाइड किया। आपने सोचा? हाँ, रिसेप्शन तो होगी अच्छी, आई नो, इट इज अ ब्रिलियंट फिल्म। Awesome. Yeah. It's better than anything else that you guys have done. ये फिल्म जो है ना, ऐसे जैसे मॉर्निंग शोज में आपका शो है। अच्छा, ओके, अच्छा ही होगा फिर तो। बेसिकली फिर तो तारीफ ही है, फिर तो अब तो मैं भी क्यूरियस हो गई हूँ। एक्चुअली बेटर देन एनीथिंग एल्स आई हैव डन, आई वुड से कि कराची से लाहौर वाज अ वंडरफुल फिल्म फॉर अस। वो आज तक लोग मुझे मिलते हैं एंड दे से हम इसको बार बार देखते हैं। दैट्स अ गुड फिल्म कि लोग यू नो रिपीटेडली भी देखें एंड दे एंजॉय इट, एंड दैट्स द सक्सेस ऑफ अ फिल्म कि आप कभी भी देख रहे हो तो आप कहीं से भी घुस जाएं बीच में, आपको अच्छी लगे। हाँ, सो आई विल मेक अ सीक्वल फॉर इट, एंड अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है और ज्यादा। आई वांट टू डू सम कोर्सेज, आई वांट टू गो टू फिल्म स्कूल्स एंड यू नो स्टडी इट प्रॉपर्ली। फिल्म की प्रमोशन तो जाहिर है हम यहाँ सब मिलकर कर ही रहे हैं। टकसाली गेट 16 को रिलीज हो रही है, लेकिन हम साथ साथ आपको पता है वी आर इन द इलेक्शन ट्रांसमिशन मोड, और घंटों की हमारी ट्रांसमिशन चल रही हैं, और ये हमारी फनकार बिरादरी के 2 प्रोमिनेंट लोग हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम इनसे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या किसी ने अभी तक फनकारों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, जो हमारे गरीब तबका है फनकारों का, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए कुछ किया? फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए किस तरह हम एक्चुअली इसको एक इंडस्ट्री बना सकते हैं?
बहुत बातें होती हैं मीनू, बिल्कुल। कितनी तजावीज़ भी आती हैं, कुछ कवानीन भी होते हैं जो और पास जब आप एक होते हैं। नई हुकूमत का इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं जो इनफैक्ट इंतजार कर रही होती हैं कब हुकूमत बनेगी, ताकि उनकी इंडस्ट्री को भी कुछ फायदा हो, कोई नए आइडियाज आए। आई एम श्योर ये इतने तजर्बाकार लोग हैं, यासिर एंड आयशा हैज समथिंग टू से। बहुत से वादे होते हैं, लेकिन क्या वो वादे कभी वफा होते हैं? पॉलिसीज के ऐलानात होते हैं, क्या अभी कभी उन पे अमल भी होता है? यासिर एंड आयशा, खासतौर पे यासिर, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा और बड़े हम खुश भी हुए, मरियम औरंगजेब की बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों से मुलाकात हुई और कुछ पैकेज का भी अनाउंस किया गया और ये वो दिस वाज रियली एटलीस्ट इन हिस्ट्री द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ और तवज्जो दियो, अटेंशन दियो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी तक हुकूमत नहीं हो रही। लेकिन अगर इस तरह की चीजें ऐसे वादे होते हैं तो टाइम भी दिया जाता है, कोई टाइम लिमिट के? नहीं, टाइम नहीं दिया जाता। टाइम तो आप यहाँ पुल बनने का टाइम नहीं दिया जाता कि कब वो चालू हो जाएगा। हालांकि पंजाब में पुल तो अच्छे जल्दी बजट एलोकेट हुए थे फॉर न्यू फिल्म मेकर्स एज वेल कमिंग इन। आप लोगों से सजेशंस दी थी, इंडस्ट्री की सजेशंस लेके कुछ बनाया गया था? हमारी एफर्ट से नहीं, बट यू नो हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस विद देम। यासिर, व्हाट अबाउट यू? Were you a part of it? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, नो आई वाज नॉट, बट मुझे लगता है कि नए लोगों को भी इसका पार्ट होना चाहिए, सीनियर्स को तो होना चाहिए, नए लोगों को भी होना चाहिए। जैसे आयशा एक नई प्रोड्यूसर है, मैं एक नया प्रोड्यूसर हूँ, तो हमें भी उसका पार्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी, फिल्म इंडस्ट्री कहीं भी नहीं जा सकती। और फिल्म इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है। सेकेंडली, जो बात थोड़ी सी तल्ख है वो ये है कि पुल आप कहती बड़े आसानी से बन जाते हैं पंजाब में। अगर प्रोडक्शन हाउसेस भी पॉलिटिशियंस के अपने हो तो फिल्में भी बहुत आसानी से बन जाएंगी। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। तो यानी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। दुनिया में तो मैं पॉलिटिशियंस को दावत देता हूँ कि आए एक टेबल पे बैठे और कोई प्रोडक्शन हाउस थिंक टैंक बनाए, यू नो। सारी डिस्कशन तो चली रही है, 16 को टकसाली गेट रिलीज हो रही है, वो तो हम देखेंगे। आयशा, आपने एक टर्किश कोलैबोरेशन में जो प्रोजेक्ट चल रहा था UB, I guess, वो भी आप, you were a part of this. I am a part of it. You are part of this. Now, yeah. So वो चल रहा है मामला? वो चल रहा है। अभी तक हमारी शूट, पाकिस्तानी एक्टर्स की शूट वहाँ पे नहीं हुई, बट वी सेकेंड सीजन में वी हैव बीन टोल्ड कि इनकॉर्पोरेशन होगी सारी। यू नो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे वेरी लॉन्ग, उनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अच्छा, व्हाट अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स? क्योंकि अब तो बहुत सी चीजें, मतलब अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर भी देखें, उनके मेगा स्टार्स आर नाउ ऑन नेटफ्लिक्स या फिर अपने हमारे भी कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट हुई, उर्दू फ्लिक्स, बड़ी ऐसी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। टेलीविजन जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। जो एक आम इन्वेस्टर है ना, वो इस तरफ नहीं आ रहा। इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में जिनके पास पैसा है वो सिर्फ जमीन और गाड़ी नहीं खरीदते, वो फिल्म में पैसा लगाते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये आज नहीं तो 5 साल बाद वो पैसे वापस दे देते हैं। इस बारे में कोई इतनी यहाँ पे इतनी देर तक सोचना नहीं चाह रहा है। हालांकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल हो चुका है। बिल्कुल, बट फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं शब्बीर शाह, बैरिस्टर शब्बीर शाह, ही इज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट टाइम के सेकंड टाइम के उन्होंने अपना पैसा इस इंडस्ट्री में लगाया है। सो दैट्स वेरी हार्टनिंग कि यू नो समबडी हु हैज who is not from this industry, वो एक मतलब उनका अपनी एक प्रैक्टिस है, तो उन्होंने एफर्ट किया टू एक्चुअली पुट हिज मनी इन दिस विदाउट नोइंग कि इसके रिटर्न्स he must have had a good first experience, like you said. I'm not sure कि वो क्या बना है उसका, जिस जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो चीज अभी ऑन एयर आई है नहीं आई। बट जब इस तरह से कोई इन्वेस्टर आके फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता है तो वो कंटेंट में कितना इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, या फिर आप लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई आपका काम पैसा लगाना है, आप प्लीज हमारी। शब्बीर had his input, बिल्कुल उन्होंने तभी सोच समझ के when he heard the story plot, फिर उन्होंने अपनी कोई राय दी उसमें एंड बहुत अच्छी वैल्यूएबल इनपुट दिया जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। जो कभी बड़ा उलट भी हो सकता है। नहीं, जो डायरेक्टर और राइटर हैं अबू अली, हाँ, उनको जो चीज अपने प्रोजेक्ट में लगेगी कि ये सेंसिबल इनपुट है तो वो करेंगे, कोई भी अपनी विजन को तो नहीं खराब करेगा। अच्छा, दूसरी चीज सेंसर बोर्ड जो है हमारा, आप लोगों की एक मूवी थी जावेद इकबाल, उसका फिर आप ही ने खुद ही एक नाम दे दिया। या सर आप क्या? हमने नहीं, उसका नाम प्रोड्यूसर ने चेंज करके कुकड़ी रख दिया था और फिर उसको रिलीज किया। अच्छा, आई थॉट यू वर जोकिंग, आई ऑनेस्टली थॉट यू वर जोकिंग। मुझे पहले इनिशियली जब इन्होंने कहा ना वो कुकड़ी बन गई थी तो मैंने कहा शायद इतनी कट गई कि वो मुहावरतन कह रहे हैं कुकड़ी बन गई। नहीं, ये फिल्म रिलीज हुई है कुकड़ी के नाम से, ऑफ कोर्स, एंड इट वाज ऑल ओवर द मीडिया एवरीवेयर। अच्छा, सॉरी, बट वी ओनली नो अबाउट द जावेद इकबाल बिट एंड वी वर टू बी ऑनेस्ट वेटिंग फॉर इट, क्योंकि वो स्टोरी इतनी बड़ी थी
और इतनी that made such mega news. जावेद इकबाल, it was called the untold story of a serial killer, जावेद इकबाल, right? Yes. उसको चेंज करके जब वो री-एडिट हुई और सेंसर से पास हुई, उसका नाम कुकरी आ गया, and then it was released 1 year ago. और बहुत अच्छी रिसीव हुई. वी डिड वेरी डिसेंट बिजनेस, और वो इसलिए भी क्योंकि फेस्टिवल्स में गई थी वो फिल्म, एंड फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीते. यासिर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म अवार्ड हमें यूके फिल्म फेस्टिवल में मिला. इट डिड वेरी वेल एक्चुअली. अच्छा, लेकिन देखिए ये कंफ्यूजन देखिए ना, अपने मुल्क में तो ये कंफ्यूजन हो गई कि जब ये पॉलिसीज चेंज हो जाए, आप इतना मोड़ तोड़ दें किसी चीज को कि लिटरली उसका नाम बदल दिया सब कुछ, तो वो फिर कंफ्यूजन ऑडियंस में तो होगी, एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ये तो एक एग्जांपल था. वैसे यासिर आपसे पूछना चाहेंगे, बिकॉज यू आल्सो हैव like you also we come across a social commentary as well. हम सेंसर बोर्ड हो या मतलब हमें क्या बर्दाश्त कम है, हम अब लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, माशरे आगे जाते हैं, हम हमारी यहाँ पहले जो चीजें चल सकती थी, मतलब फॉर इंस्टेंस आज के जमाने में अगर बोल रिलीज होती या खुदा के लिए रिलीज होती, मैं हैरान हूँ कि वो पता नहीं हो पाती या नहीं हो पाती. अच्छा जी हाँ, ऐसे ही है. जी बहुत ज्यादा इंडिया में भी बहुत लोग चेंज होते जा रहे हैं. जरा एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, बर्दाश्त कम होती जा रही है, जबकि हमारा मजहब भी बर्दाश्त ही सिखाता है कि बर्दाश्त करें. तो थोड़ा सा दिमागों को खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा फिल्म के जरिए एजुकेट करने की जरूरत है. मुझे कभी कभी लगता है कि जानबूझ के शायद सिर्फ इस मीडियम को, फिल्म को रोका जा रहा है, क्योंकि फिल्म जो है वो माइंडसेट चेंज करने की ताकत रखती है, और पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ट्रू. और एक एक्सेप्टेंस भी ना, अगर आप फिल्म में कुछ दिखा रहे हैं एंड इट्स नॉट सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी, इन फैक्ट इट इज रियलिटी, तो उससे शर्माना क्या, बिल्कुल हो ही रहा है. हाँ, जावेद इकबाल एक सच है, और उस सच को मानने में कोई बुराई नहीं है, और उसको कई तरीकों से दिखाया जा सकता है. हमने एक तरीके से दिखाने की कोशिश की थी कि वो जो 13 दिन उसका रिमांड हुआ पुलिस स्टेशन में, बस हमने वो दिखाया. हमने नहीं दिखाया उसने कैसे बच्चे पकड़े, क्या किया, तजाब डाला, नहीं डाला, कुछ नहीं दिखाया. हमने सिर्फ ये दिखाया कि जब जिस दिन वो आया और जिस दिन वो वहां से जेल गया, बस ये 13 दिन की कहानी थी. उसमें ऐसा कुछ नहीं था. वो जो सोचता था हमने वो दिखाया, और वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है. उसके इंटरव्यूज हैं, उसकी चीजें हैं. तो अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट टकसाली गेट, क्योंकि वक्त कम है. आप ऑडियंस को बताइए कि क्यों ये फिल्म देखने के लिए आए, कब आए, कहाँ आए, प्लीज दोनों. अपने करीबी सिनेमा घरों में जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के नाम पे शायद मैक्स चिकन कढ़ाई मिलती है. ट्रू. तो वो आप हर हफ्ते ही खाते हैं. 16 तारीख को आप लोग अपने घरों से निकलें और ये फिल्म देखें, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग मूवी है. इस तरह की कॉमेडी आपने नहीं पहले एक्सपीरियंस की पाकिस्तान में, और इस तरह की फिल्म मेकिंग भी पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, और कहानी भी ऐसी क्राइम थ्रिलर जैसी है, और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है. बहुत रियलिस्टिक म्यूजिक जहां जहां आया है इसके अंदर. तो दोनों गाने बहुत जबरदस्त है. जब आप सिनेमा में सुनेंगे मेरा हक किधर है, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के टाइम पे तो सबसे ज्यादा बजना चाहिए वो गाना, क्योंकि वाकई आवाम ये कह रही है कि मेरा हक किधर है. बहुत अच्छा गाना है. यू वर आस्किंग अबाउट म्यूजिक, दो हमारे बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं. एक बहुत सोलफुल इमोशनल नंबर है यशल शाहिद का, जिसका और एक है ईवा बी का, इट्स लाइक अ रैप नंबर, मेरा हक किधर है. अच्छा, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इलेक्शन फीवर चल रहा है अभी कि दिस विल बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिडल, कि आप थोड़ा हटके निकलें, कुछ और देखिए. ब्रेक चाहिए सबको. इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, ह्यूमर भी है, बहुत विजुअली रिच हमारे फ्रेम्स हैं. हमारे जो डीओपी हैं स्टार भाई, ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. जबरदस्त. एवरी फ्रेम इज लाइक अ पेंटिंग. या इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक यू हैव सोल्ड इट वेरी नाइसली टू वॉच दिस. और ये बात तो जबरदस्त है कि वाकई हमारी वाइड एंटरटेनमेंट हमारा खाना है. हमें ब्रेक चाहिए, हमें अच्छी फिल्में देखनी है. हम सब टकसाली गेट देखने जाएंगे. आप लोग आई एम श्योर बहुत मसरूफ हैं, इसके बाद भी आपने नहीं हम यहाँ बैठ सकते हैं. अब यही छोड़ दो. बट फिर भी हम आपके मशहूर हैं. थैंक यू guys. Thank you for coming over. हम ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक. वेलकम बैक. अच्छा जी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्शंस अगेन. और इलेक्शन 2024 का अमल जो था वो कई लिहाज से बड़ा अच्छा और जिसको कहते हैं स्मूथली हो गया. वी डिड विटनेस अ फ्यू इंसिडेंट्स जिनको हम कह सकते हैं वॉलेटाइल इंसिडेंट्स थे, लेकिन अदरवाइज देखें तो एक स्मूथ हो भी गया अमल, और शुक्र है कि हो गया. इंतजार कितना था कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, शुक्र है उस कशमकश से. अच्छा जी, सुबह से हुकूमत साजी के ऊपर डिस्कशन जारी है. आयशा उमर एंड यासिर
Hussain has decided to they have decided to stay here. They are so interested कि उन्होंने कहा जी हम भी बैठेंगे. मुझे पता क्या लगा अब्दुल्ला कि they have decided to make the government. They have decided to stay here. शायद बेहतर ही बनाओगे. They have decided to stay here and to know कि who is making the government. Yes, we are like we और are going to उसको be a part of जानने it. के लिए वड़ाइद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे जियो जंग के इलेक्शन सेल के एडिटर इन चीफ. थैंक यू वड़ाइद साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन. वड़ाइद साहब, पिछले घंटे में फैसल करीम कुंडी थे हमारे साथ और आज से इसी का इजलास होना है पीपल्स पार्टी का, और वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से ओपिनियन सामने आई कि हमारा 16 माह का तजर्बा अच्छा नहीं रहा. हमारी राय ये है, बहुत से मेंबरान की राय ये है कि हम PMLN को वजीर आजम का वोट देकर एज एन उनका वजीर आजम बनवाकर और फिर अलग हो जाएं और हम इनकी काबीना का हिस्सा ना बने. लेट्स सी कि कितनी काबिल अमल तजवीज है या नहीं है. लेकिन ये भी साथ में था कि चलें अगर और लोग काबीना का हिस्सा होंगे तो एटलीस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना का हिस्सा नहीं हो. राय साहब, ऑब्वियसली आपका ओपिनियन इसी चीज पे चाहिए और बात भी हम इस पे करेंगे, लेकिन दो और गेस्ट हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया तो है. मुदस्सिर रिजवी साहब, हु इज द डायरेक्टर ऑफ फाफिन, हमारे साथ है. हमारे साथ ही अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पिलडैट. सो वील बी टॉकिंग टू एवरीबडी. अब बताइएगा सोहेल साहब. देखिए जी, बाज़ चीजें होती हैं, जिबिल्लत होती है, इंसानी जिबिल्लत जी. ये वोट देंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कहें कि जी हम इक़्तिदार नहीं लेते. देखें, बेशक के मैं तो पहले कह चुका हूं कि बिलावल का बड़ा सियासी फ्यूचर और आइंदा उसकी कामयाबी का राज इसमें है कि वो अपोजिशन में बैठे. और क्योंकि जाहिर है अगर हुकूमत में बैठेगा इस तरह की कमजोर हुकूमत में जिसमें PMLN लेड होगा तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और डिसक्रेडिट भी मिलेगा, जो कि एक दफा PDM के वक्त हम हो चुका है, एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं. तो लेकिन अगर अपोजिशन में बैठेगा तो उससे जाहिर है माइलेज मिलेगी अगले इलेक्शन में. लेकिन अगर ये इकट्ठे बैठे कोलिशन में इन्होंने कुछ लिया, इन्होंने वोट दिया, फिर मुझे लगता है कि इंसानी जिबिल्लत होती है कि जब आप इक़्तिदार के बिल्कुल करीब आते हैं ना तो फिर सब लोग कहते हैं देखें आप बैठेंगे मुल्क का भला होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भला होगा, आपके सूबे का भला होगा, आपके बैठने से पॉलिसियां भी बेहतर हो जाएंगी. तो ये प्रैग्मेटिज्म फिर प्रिवेल कर जाती है. तो देखना यह है कि हमारी आइडियलिज्म जो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि यार एक मजबूत अपोजिशन भी जरूरी होती है, एक ऐसी अपोजिशन भी जरूरी होती है जो कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे, सिर्फ धरने ना करे. अपोजिशन में अगर पीपल्स पार्टी बैठे भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन का होता भी बड़ा अहम होता है, बड़ा मजबूत होता है. वो PTI के पास ही रहेगा. जितने भी इंडिपेंडेंस टूट जाए जाहिर है उनका नंबर तो है ना, आदती बरतरी तो उन्हें हासिल है. और पहली सजेशन जो ये आई थी वो कितनी काबिल अमल है कि पीपल्स पार्टी ये सजेशन दे चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को बनवाया जाए. सो इज दैट इवन पॉसिबल? या PMLN इस पैमाने के बीच में टेन्योर डिवाइड करने की भी बातें आई थी जो पहले हो चुका है, बलोचिस्तान में बहुत ही नाकाम सा तजर्बा रहा था. अच्छा जी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है और फाफिन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और टोटल परसेंटेज ऑफ टर्नआउट तमाम सूबा वाइज अब उन्होंने जारी कर दिया है. खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम सरप्राइजिंगली 41% लोगों ने वोट दिया है. इसके अलावा इस्लामाबाद में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर घरों से बाहर निकला 54.2%. फिर इसी तरह पंजाब में 51%, सिंध में 43%, बलोचिस्तान में 42.9 यानी 43%. ओवरऑल टर्नआउट रहा है फाफिन के मुताबिक 47.8%. मुदस्सिर रिजवी साहब, आप हमारे साथ हैं. ये नॉर्मल टर्नआउट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 47.8% एवरेज है. लेस देन 50% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिसाइडेड टू वोट. देखिए, टर्नआउट हमारा बतदरीज कम हो रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं. 2008 में 44 के करीब था, लेकिन 2013 में हमने देखा 55% पे हमारा टर्नआउट चला गया. उसके बाद 2018 में 51-52 पे आया और अब हमारा टर्नआउट 47-48. ये अभी एडजस्ट होगा क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज का नतीजा नहीं आया है, तो थोड़ी बहुत परसेंटेज पॉइंट्स में 1-8% का फर्क आएगा. लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में वोटर्स बढ़ रहे हैं. 2013 की निस्बत 2024 में 46 मिलियन से बढ़ के तकरीबन 60 मिलियन वोटर तक चला गया है, बल्कि 60 मिलियन से कुछ ऊपर ही वोटर ने वोट दिया, यानी 4 करोड़ 60 लाख से बढ़ के
तकरीबन 6 करोड़ के करीब, 4 करोड़ 7 लाख से बढ़ के 6 करोड़ के करीब पहुंच गए। तो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा टर्नआउट अब क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर बढ़ रहा है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल के टर्नआउट को मैनेज करें। लेकिन इतनी पॉलिटिसाइजेशन, इतनी पोलराइजेशन, इतनी सियासत, इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन के बाद भी हम अपना पिछले इलेक्शन का टर्नआउट 51-52% भी मैनेज नहीं कर सके। और वो के लोग बाहर निकले हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन और लोगों को बाहर निकलना चाहिए ताकि उनका एक्सप्रेशन इन डेमोक्रेसी। परसेंटेज तो हमारी कम रही है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ वोटर, जिसने नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो जाहिर बढ़ रहा है, वो बड़ा है और ठीक ठाक बढ़ा है। मुदस्सिर साहब, कुछ इस हवाले से तफरीक सामने आ सकी कि खवातीन ने ज्यादा वोट डाला इस मरतबा, मर्दों ने ज्यादा वोट डाला, जो नौजवान वोटर्स हैं जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ थे, जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रही है? क्योंकि नौजवान वोटर्स की बात बहुत ज्यादा हो रही थी और एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो काफी बढ़ चढ़ के इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। देखिए, हमारा ये कोई भी इलेक्शन का जो कानून है उसका, ये तो वोटर्स रोल पे जो वो टिक करते हैं कि ये वोटर आ गया, उसका अगर इलेक्शन कमीशन को हिसाब दे तो ये अंदाजा हो सकता है कि एज ग्रुप किस एज ग्रुप पे कितने लोग लेंगे, उसका कोई डेटा अवेलेबल पब्लिकली नहीं है। वो एक अलग किस्म की एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। मर्दों औरतों का टर्नआउट भी एक नया पाकिस्तान में 2017 के एक्ट के बाद शामिल हुआ है, और इस दफा औरतों का टर्नआउट पिछले इलेक्शन से थोड़ा सा बढ़ा है। 46.12% औरतों ने वोट दिया है और 53.88% मर्दों का टर्नआउट है, और ये थोड़ा सा पिछले इलेक्शन की निस्बत बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी मर्दों और औरतों के टर्नआउट में गैप है, ये थोड़ा सा नैरो हो गया है, तकरीबन 6%, 5 से 6% के दरमियान रह गया है। पिछले इलेक्शंस में ये 10% के करीब जेंडर गैप था टर्नआउट का, तो वो नैरो हो रहा है। लेकिन अभी भी जरूरत है कि औरतों को ज्यादा बाहर लाया जाए। लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जिस तरह से औरतों की रजिस्ट्रेशन बढ़ी है, हमारा इलेक्टोरल रोल्स पे जेंडर गैप तकरीबन 1.25 करोड़ से कम होके 99 लाख के करीब हो गया, विच इज बहुत रिकग्नाइजेबल एफर्ट है इलेक्शन कमीशन की, सिविल सोसाइटी की मिलकर। लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है अभी भी टर्नआउट में। तो रजिस्टर करते जाएं और ट्रांसलेट ना हो टर्नआउट में, उस पर शायद अगले 5 साल सियासी जमातों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी स्पेसिफिक कोई वोटर एजुकेशन कैंपेन्स करें, औरतें बाहर आएं, और ज्यादा सियासी जमातों की जिम्मेदारी है ना कि लोकलाइज करें, ग्रास रूट्स लेवल पे अपने चैप्टर्स औरतों को शामिल करें, जो कि शायद नहीं हो रहा। और खवातीन वोटर्स को जो अट्रैक्ट करेगा उसको ज्यादा वोट पड़ेंगे, मेरा ख्याल है, ये बात तो तय है, क्योंकि खवातीन ना सिर्फ खुद वोट डालती हैं, वो अपने घर में मौजूद मर्दों पे भी इन्फ्लुएंस होती हैं समहाउ। ये एक हकीकत है, चाहे वो उनका बेटा हो, भाई हो, या शौहर हो, या बाप हो। खवातीन की एक घर में हमारी यहाँ पॉलिटिकल सेटअप में एक सेब जरूर मौजूद। लेकिन अगर सूबा वाइज भी देखा जाए, अगर प्रोविंसेस की तरफ देखें, अहमद बिलाल साहब आपसे पूछ लेते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में लोएस्ट टर्नआउट रहा 41%, जो कि काफी एक्चुअली कम है। तो हम जहां बात कर रहे हैं कि लोगों को माइल किया जाए कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के लिए वोट करें, क्या वजूहात हैं कि फिर भी काफी कम टर्नआउट रहा केपी में? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या नेशनल एवरेज से कंपेयर करेंगी तो मायूसी होगी कि केपी में बहुत कम है और बलूचिस्तान में भी कम है। लेकिन अगर आप उस सेंटिमेंट का जहन में रखें कि जो इलेक्शन से पहले था कि शायद लोग बददिल होकर घर बैठ जाएंगे और वोट नहीं डालेंगे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो तो गलत साबित हुआ है। लोग घर नहीं बैठे, और एक ये भी सेंटिमेंट था कि अचानक लोगों का एक बहुत बड़ी तूफान है जो बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो भी सही साबित नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये 48% जो वोटर टर्नआउट है ओवरऑल, ये हमारे लो वोटर टर्नआउट्स में निस्बतन बेहतर है। पिछली दफा के मुकाबले में कम है, लेकिन इससे कम हो सकता था जिस किस्म के हालात का हमें सामना था। तो इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और ये ट्रेडिशनली खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली वोटर टर्नआउट कम होता है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ट्रेडिशनली वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद पंजाब में होता है। तो ये पैटर्न कायम रहा है, पैटर्न फॉलो हुआ। एग्जैक्टली।
जी, खवातीन का वोटर टर्नआउट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि 2018 में तकरीबन 40% के करीब था, तो अब ये 43% है, तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट है उसमें भी, लेकिन गैप बड़ा है। वो 52% मर्दों का है और 43% इनका है, तो 9 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कम होना चाहिए वोटर टर्नआउट में भी। अभी अर्बन और रूरल का हम आइडेंटिफाई कर पाए या फिर इट्स टू अर्ली कि हम ये डिटरमिन कर सकें कि अर्बन सेंटर्स में ज्यादा वोट पड़ा है या रूरल सेंटर्स में ज्यादा वोट पड़ा है, रूरल पाकिस्तान में? कंक्लूसिवली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पास्ट पैटर्न की बुनियाद पे कह सकता हूं कि अर्बन एरियाज में रिलेटिवली वोट कम पड़ता है। जी, वो तो पड़ता है, एरियाज में ज्यादा पड़ता है, लेकिन इस दफा सेंटिमेंट ये था कि अर्बन एरियाज में चूंकि पीटीआई की ख्याल ये था कि ज्यादा फॉलोइंग है, तो यहाँ ज्यादा लोग वोट डालेंगे। यह भी कंफर्म करना बाकी है, लेकिन जनरली अर्बन एरियाज में, पॉश एरियाज में, ज्यादा एफ्लुएंट एरियाज में जरा निस्बतन लोग कम वोट डालते हैं। अच्छा, आज मेरा ख्याल है ये भी हम बात समझ लें, क्योंकि ये पता तो था हमें, लेकिन मुदस्सिर साहब probably wants to add something. जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में एक जो अच्छी चीज हुई है और उसको हम सबको चेरिश करना चाहिए कि इलेक्शन में लोगों ने ज्यादातर पार्टीज को वोट दिया है। जो बिल्कुल आजाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद निस्बतन कम है, यानी 10 के करीब बिल्कुल आजाद लोग इलेक्ट हुए हैं, बाकी पार्टी आजाद। तो ये बड़ा अच्छा कि लोग अपना वोट सियासी जमातों को दे रहे हैं, और अब अगर सियासी जमातें इससे मजबूत होंगी, सियासी जमातों को इंसेंटिव भी है ना कि ज्यादा लोगों में काम करेंगे, सियासी जमातों को वोट जाएगा। जो इंडिपेंडेंट का एक पूरा फिनोमेना है, ये शायद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और लोगों का वोट पार्टियों की तरफ जाने लगेगा। अच्छा, हम आपके पास आएंगे। मुदस्सिर साहब और अहमद बिलाल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमने ओवरऑल क्या पीटीआई का नंबर ऑफ वोट्स बढ़ा, क्या पीएमएलएन और पीपीपी का नंबर ऑफ वोट्स बढ़ा, वो भी हम पूछेंगे। सोहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा यासिर तो हमारे साथ है ही मौजूद। बड़ा इन्हिमाक से सुन रहे हैं तमाम बातों को। वो उमर चीमा ने भी हम बता दें, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये सवाल है, देखिए इसी उमर साहब को आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। We are trying to fix it. We'll fix that, but उससे पहले सोहेल साहब आपसे भी पता कर लें। ये हमें पता था कि अर्बन सेंटर्स में लोग उस तरह वोट के लिए नहीं निकलते जिस तरह रूरल में, देहात में हमने देखा है। वाई? क्या हम ये नहीं समझते कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है या द आउटकम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस? क्यों नहीं निकलते? इस मर्तबा वैसे अभी डिटर्मिन होना बाकी है कि नहीं। इस दफा तो देखें, लाहौर में जो 2 हलकों में ज्यादा टर्नआउट हुआ है, वो डिफेंस में हुआ है जी, तो ख्वाजा साद रफीक साहब और खोसा साहब के हलके में, और इसी तरह ओन चौधरी साहब और बैरिस्टर सलमान राजा साहब वाले, इनमें तो दोनों में टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ है। इसी तरह हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि बहुत टर्नआउट हुआ है। तो अर्बन सेंटर्स जो प्योरली अपर मिडिल क्लास के हैं, उनमें तो डेफिनेटली टर्नआउट ज्यादा हुआ है। हाँ, जहाँ लोअर मिडिल क्लास है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का हल्का है या मरियम का हल्का है, वहाँ हम देखते हैं कि उतनी टर्नआउट नहीं हुआ, और यही हमें बाकी भी नजर आ रहा है। और उसकी शायद वजह यह भी है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर था, वो पूरी तरह से बयानिया ना होने की वजह से या कोई डीमोटिवेट होने की वजह से वो नहीं बाहर, या इस यकीन की वजह से कि हमने जीती जाना है, वो निकले। बड़ाइच साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की पहली सजेशन तो यह कि वजीर आजम बना दे बिलावल साहब को। इस पे पेशरफ्त होती नजर आ रही है आपको? देखिए, एक मिनॉरिटी पार्टी का अगर वजीर आजम होगा, ये हमने पूछा कुंडी साहब से, वो कहते हैं फिर मिनॉरिटी पार्टी के बगैर हुकूमत बना के दिखा दें। नहीं, लेकिन मिनॉरिटी पार्टी का ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे हम अकलियतें बड़ी काबिल एहतराम है, मेरे लिए तो और भी काबिल एहतराम है, लेकिन जब जोड़ पड़ जाता था ना जिला कौंसलों में 2 बंदों का, तो एक वोट रहता था अकलियत का वोट, तो वो कहते थे अच्छा ये फिर चेयरमैन है। तो ये इस तरह ना करें, इस तरह तो मजाक बन जाएगा। मिनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनाने से उसको वोट कैसे लेगा, किस तरह अपनी पॉलिसियां बनाएगा, और फिर उसके लिए आदि के पॉलिटिकल हाफ टर्म डिवाइड करने वाली बात है, वो तो नहीं, वो तो देखे मजाक क्या होता है ना। बलूचिस्तान में भी आपने करके देखा, ये तो हम छोटी जो हमारी ट्रेड यूनियंस होती हैं या सराफा बाजार एसोसिएशन, उसमें करते हैं। तो थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा
मुल्क के साथ ये ना करें। ठीक है। उमर चीमा साहब, जी, वो ये है कि पहले 2 हुकूमतें तकरीबन नाकाम हुई हैं और बिलावल फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो अगर वो ये फैसला ले क्यों रहे हैं? क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं होगा उनके लिए इस वक्त मुल्क के जो हालात है उसमें? मेरा ख्याल है कि वो भी अभी नहीं चाहते कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और जितनी देर तक अक्सरियत ना हो और जितनी देर तक उस वक्त तक, ये तो अभी देखें जितनी बातें हो रही हैं ये मफरूजे हैं, एक दूसरे से डील करने की कोशिशें हैं, क्या आगे सेटल होगा। एक्चुअली वज़ीर आज़म का दे के बाद सदरात लेना चाहते हो, हो सकता है बलूचिस्तान लेना चाहते हो, तो वो अभी डील के अंदर पत्ते जो है ना वो छुपाए हुए होते हैं। अभी सारे एक वो सेंस ले रहे हैं। उमर चीमा से जानते हैं, उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, आपके पास भी खबरें होती हैं, जाहिर कुंडी साहब थे हमारे पास सुबह, और TC का इजलास भी होना पीपल्स पार्टी का, फड़ाइद साहब यहाँ मौजूद हैं और भी दीगर मेहमान हैं। क्या लग रहा है आपको, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में गवर्नमेंट बनाएगी, सदर पाकिस्तान का ओहदा लेगी, या चेयरमैन सेनेट भी लेगी साथ साथ, और कुछ वजारतें भी लेगी, या फिर वजारत कोई नहीं लेगी? क्या सेटल होने जा रहा है मामला, किन बुनियादों पर? क्या पता PTI पीपल्स पार्टी सब कुछ ही ले जाए, वो जो सदर की पोजीशन है वो भी ले जाए, कोई बलूचिस्तान की सीट भी ले जाए, और कोई अच्छी वजारतें भी ले जाए, मुमकिनात में है ये चीज। और ये डिपेंड करता है कि जो अभी PMLN वाले जो PTI के आजाद अरकान पे एक नकब लगा रहे हैं वो किस हद तक कामयाब होता है। अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो पुलिस मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट विनर्स हैं उनके रेड भी कर रही है, और कुछ जो है उनके साथ नेगोशिएशन भी चल रही है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेसिकली अंडरग्राउंड थे और उस दौरान उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब उन्होंने बाहर किस तरह निकलना है, क्या वो सिर्फ PTI के साथ जाकर बाहर निकल सकते हैं या उन्हें अपनी पार्टी बदलनी पड़ेगी? तो ये सारे फैक्टर जो हैं, ये मेरे ख्याल है कि अगले कुछ 48 घंटों में ये चीजें काफी क्लियर हो जानी है, और उसके नतीजे में जो नून लीग की पोजीशन है वो ज्यादा वाज़ेह होगी कि अगर उनके पास इंडिपेंडेंट्स आते हैं तो कितने उनके पास इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, और उसके बाद एन मुमकिन है कि वो MKM वगैरह या बाकी जो छोटी जमातें हैं उनके साथ मिलकर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। अच्छा, उसके लिए तो फिर ठीक-ठाक इंडिपेंडेंस चाहिए होंगे उमर चीमा साहब उन्हें। अगर उनके पास 100 सीटें बन जाती हैं, हम एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि 100 सीटें बन जाती हैं, जिसका उनका बेसिकली दावा है कि कोई हमारे पास को 25-26 जो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। 100 सीटें बन जाने का मतलब यह है कि उनको उस तनासब से को 25 सीटें जो है वो खवातीन की मिलनी है। अब चूंकि PTI वाला मामला अभी तय ही नहीं हुआ, इनकी पार्टी बनी नहीं है, तो जो रिजर्व सीटें इनके हिस्से में आनी थी वो भी उनकी भी आगे बंदरबांट होनी है, उसमें से कोई 10-15 और इनको मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये इनका जो अपना गैस वर्क है वो इसी तरह कर रहे होते हैं कि जैसे कोई 140 के करीब अगर हम ले जाते हैं तो जो बाकी अगर छोटे इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाने का फायदा होगा या पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो छोटे इत्तेहादी हैं उनको इन्होंने साथ मिलाना ही मिलाना है, जैसे MKM है या बाकी जमातें हैं। अच्छा, ये तो जितनी पोजीशन इनकी स्ट्रांग होगी ओवरऑल नंबर गेम में, उस तरह से इनकी नेगोशिएशन पावर भी उतनी अच्छी होगी। कहना है कि जितने आजाद आएंगे PMLN के पास उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कितने आजाद कंफर्म हो चुके हैं जो इस वक्त PMLN के साथ हैं। दैट विल कम लेटर इन द शो। इस वक्त आपको बता दें कि असर इकोनॉमी पे कितना पड़ रहा है इसका। अब्दुल्ला, आपने सुबह बताया था कि 400 का जो है इंडेक्स का कम है, अब 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से जायद की कमी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, नया कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और 1400 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की जा रही है 100 इंडेक्स में। अभी ये रहेगा सिलसिला जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है। सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक लेनी है, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। See you in a bit. वेलकम बैक जी। आयशा उमर और यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं वड़ाइद साहब के साथ। वड़ाइद साहब, फनकारों के लिए वैसे आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। देखिए, जिस कौम के अंदर फनकारों की इज्जत नहीं होती उस कौम का न कल्चर महफूज रहता है न उस कौम की वैल्यूज। क्यों?
ये लोग जो हैं ये हमें खुश रखते हैं, हमारी वैल्यूज को हमारे सामने पेश करते हैं, हमारी आज की जो हिस्ट्री है जो अगली फ्यूचर जनरेशन ने देखनी है वो इनके जरिए आनी है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा अमेरिका में और बरतानिया में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? आर्टिस्ट। ठीक है, और हमारे यहाँ इज्जत ही नहीं है। तो भाई सवाल ये है कि जब तक आप मुआशरे इज्जत नहीं करते अपने लोगों की, अपने कल्चर की, उस वक्त तक मुआशरे तरक्की भी नहीं करते। तो सुहेल साहब, अब जैसे हम नई हुकूमत की बात कर रहे हैं, मतलब नॉट दैट आई कांट एक्सपेक्ट कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई प्रायोरिटी होगी, लेकिन एटलीस्ट जब आ जाते हैं तो तब तो थोड़ी सी तवज्जो दें। ये प्रॉब्लम ये हुआ है कि 1977 तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, ये वो, इसको पूरी सियासी सरपरस्ती और ओनरशिप हासिल थी। जब जनरल जियाउल हक साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने बिल्कुल रिवर्स गियर लगाया, और आपकी जो है कल्चरल सेंटर बंद हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जो टीवी पे साड़ी पहनने पे पाबंदी, इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो सोसाइटी में, और फिर उस पर सख्ती भी थी बहुत ज्यादा, तो उससे सारा कल्चर रिवर्स हो। लेकिन उस बात को भी खत्म हुए अब दहाइयां गुजर गई है, लेकिन उसको माइंडसेट शिफ्ट हो गया, मतलब इतना सख्त किस्म का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि वापस नहीं आए। एक प्रॉब्लम ये है ना हमारी सोसाइटी का, मसलन मैं जितना बड़ा भी लिबरल हूँ, जब मैं आम सोसाइटी में जाता हूँ तो वो बांगे दोहल मैं उन वैल्यूज का ऐलान नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि वो जो चंद लोग हैं जिन्होंने पूरे मुआशरे को एक तरह से जो है हाईजैक किया हुआ है, तो उनके खौफ से हम अपनी बात भी नहीं कर पाते। तो ये सारा मुआशरा हम हाईजैक्ट है, ठीक है, चंद लोगों के हाथों में। राइट सर, ये डिस्कशन तो वैसे अगर हम इसी टॉपिक पे शुरू हो गए ना तो घंटों बीत सकते हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत साजी की बातें भी हो रही हैं। पिलियात से अहमद बिलाल महमूद साहब, मुदस्सिर फ्रॉम फाफिन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आई गेस आप लोगों ने इस पे भी काम किया है कि किस पार्टी का कितना वोट बैंक बढ़ा है या वोट नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं। सो पीटीआई को ऑलमोस्ट लगभग जहां हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी उतने ही वोट पड़े जितने पिछली मरतबा थे। बाकी जमातों का भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहा है नंबर ऑफ वोट्स। मुदस्सिर, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा बहुत, या अहमद साहब आप इस पे कुछ कहना चाहें तो प्लीज बताइएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मुदस्सिर साहब। क्या मैं जवाब दे दूं? जी 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 बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो इस वोट का स्प्लिट है वो 3 बड़ी पार्टियों में हुआ है। जो नेशन वाइड वोट का स्प्लिट है, और कराची में एमक्यूएम को वोट मिला है और जेयूआईएफ को बड़े जो वोट मिले हैं पार्टियों को। लेकिन 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्होंने ना सिर्फ अपना वोट पुराने इलेक्शन का रिटेन किया है बल्कि उसमें गेन भी किया है। हमारा जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस था वो 235 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे था, अब रिजल्ट बढ़ गया है। तो उससे अंदाजा ये होता है कि जो पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट, उसको हम यही कह रहे हैं कि वो पीटीआई को वोट पड़ा, तो वो भी तकरीबन 20-22 लाख के करीब बढ़ गया है पिछले इलेक्शन की निस्बत। पीएमएलएन का वोट भी 15 लाख के लगभग बढ़ा है पिछले इलेक्शन की निस्बत, और जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो भी तकरीबन 10 से 12 लाख के करीब बढ़ा है। अब ये 265 कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट है। इसका अब आज और कल में हम इसका जो प्रोविंस में गेन किया है मुख्तलिफ पार्टीज ने, वो भी हम रिलीज कर देंगे। तो लेकिन 3 वे स्प्लिट है 3 बड़ी पार्टियों में, और फिर एमक्यूएम और जेयूआई, फजल रहमान, उनको भी 2 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा। उनका थोड़ा सा कम हुआ है 3 लाख के करीब, लेकिन 2 मिलियन से ज्यादा जेयूआईपी को भी वोट पड़ा है। जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, चीमा साहब भी मौजूद हैं, वड़ाइद साहब भी मौजूद हैं। किसी के पास, वड़ाइद साहब आपके पास या उमर चीमा साहब आपके पास क्या खबरें हैं और किसकी तस्वीर? अच्छा, किसकी? अहमद बिलाल तो है ही मौजूद। वड़ाइद साहब, और किसकी तस्वीर आ सकती है आज? कुछ है आपको पता है? राब्ते में हैं लोग मुस्लिम लीग नून से और ज्यादातर उधर ही का रुख कर रहे हैं। जैसे कल एक तस्वीर आई जिसके बाद फिर बहुत शोर गुगा भी हुआ। ले लेना तस्वीर का नाम, वकास साहब की तस्वीर, जो पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे, फिर वो शामिल हो गए ना पीएमएलएन में। उसके बाद जो है जाहिर है यही कह रहे हैं कि और लोग, वो तो एक एमएनए गए हैं। हाँ जी, एमएनए जो पीपल्स पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी थे वो।
हाँ, जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन वो पहले PMLN में भी थे, बिल्कुल। मगर आपको पता है ना, उस वक्त वो नाम गलत ले रहे हैं, वकास नहीं ना। एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, वसीम कादर नाम है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि देखो, वसीम कादर साहब डिप्टी मेयर रहे हैं पहले मुस्लिम लीग नून के, जब विकेट गिरी थी उनकी। हाँ राबिटा। जी। और फिर इनके कुछ हमजा शहबाज साहब से इख्तलाफात हो गए। अच्छा। और फिर ये अल्टीमेटली चले गए PTI में, और बुजदार साहब से जाके हाथ मिलाया, और अब ये जो हैं, अब इनको दोबारा PTI का टिकट मिल गया शेख रोहिल असगर साहब वाले हरके से, और वहां से ये जीत भी गए हैं। अब इन्होंने जाके ज्वाइन किया जो PMLN, वो मरियम साहबा के पास किया। तो जी बिल्कुल, तस्वीर भी उनके साथ ही नहीं, ये मीनिंगफुल है ना, ये मीनिंगफुल है। नाराज हमजा साहब से हुए और राजी जाके मरियम से पता है ना, पहले फिर हमजा साहब वजीर आला भी बन गए थे, और फिर वो सारा कुछ हुआ था ना, तो अब उन्हें लग रहा हो कि मरियम साहबा वजीर आला बन गई हैं, बन रही हैं यहाँ फिर। इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड देखे, वैसे तो शरीफ फैमिली बड़ी मुत्तहिद है, इकट्ठी है, लेकिन जाहिर है अंदर भी ग्रुपिंग्स तो होती हैं ना, फैमिली के अंदर भी ग्रुपिंग होती है। हो सकता है मैं आप अपनी एक फुफ्फी के करीब हो, दूसरी फुफ्फी से मेरी ना बनती हो, तो इसी तरह ये है कि हमजा और मरियम के भी जो फेवरेट्स हैं वो अलग अलग हैं। जो पंजाब की सियासत में, खासकर लाहौर में, ये जाके नैरो डाउन हो जाता है। इस दफा हमजा साहब के जो बहुत फेवरेट थे, माजिद साहब से तौसीफ शाह साहब थे, इमरान गुराया साहब थे, इनमें से किसी को टिकट नहीं मिला, और उसकी बजाय जो मरियम साहबा के या नवाज शरीफ साहब के फेवरेट थे, उनको टिकट मिले। अब ये बताइएगा, और भी लोग शामिल होने वाले हैं वैसे PMLN में? आपने तो पहले भी हमें बता दिया था, अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग के साथ आए। जी, पता प्रॉब्लम क्या है, एक तो इख्तिदार उनको चूंकि मिल रहा है, दूसरी बात यह है कि PTI के हालात मुश्किल है, तीसरा हर इंडिपेंडेंट ये चाहता है कि मुझे इख्तिदार में हिस्सा मिले, कुछ ना कुछ। सर, ये PTI वाले इंडिपेंडेंट जब PMLN में शामिल होंगे, इनकी सियासत पे क्या असर पड़ेगा? वैसे ज्यादा से ज्यादा अगली दफा नहीं आ रहे जीतेंगे, इस दफा तो फिर आ जाएंगे। अभी तो उनको 5 साल अपने मिल जाएंगे तो 5 साल, अभी तो 2-3 साल लगाएंगे ना। बिल्कुल जी। अच्छा जी, एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने रीसेंट असेंबली से जो सीट जीते थे, एग्जैक्टली इनका हल्का बता दीजिएगा। उन्होंने वो सीट PS 129 वाली सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। PS 129 इनका हल्का है। वैसे ये गलती फैसला साबित होगा इनका। मैं ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है, ये दुरुस्त है कि उनके साथ हो सकता है ज्यादती हुई हो, उन्हें फील हो रहा हो कि बड़ी ज्यादती है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब अकेले ही काफी थे पूरी असेंबली के लिए। उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए और था। इनके वोटर का एतमाद था। और आगे आज आपको एक सीट मिली है, कल हो सकता है आपको इसी सीट की वजह से 15 सीटें मिल जाती, 20 सीटें मिल जाती। आपको लग रहा है कि इन्होंने जरा जल्दी कर दी? मैदान से बाहर रहना, इस्तीफे देना कभी अच्छा फैसला हमने ये देखा है कि देखे 1985 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया इलेक्शन का, उससे एक पूरी नई जनरेशन आ गई। अभी जमात इस्लामी ने जिस इलेक्शन से 2008 से बायकॉट किया, वो गलती हुई। PTI ने किया, वो गलती हुई। जो भी बायकॉट करके बाहर बैठ जाता है सिस्टम से, उसको कुछ नहीं मिलता। सिस्टम के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो आप सिस्टम की जहां नेगेटिव चीजें आपके खिलाफ हो रही होती हैं, वहां कुछ पॉजिटिव चीजें भी आप, जैसे कि अभी रिसेंट गलती, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत पुरानी बात है, और उसके बाद में कितना नुकसान उठाया उसके बाद। अगर फर्ज करें वो असेंबलियों में रहते है जी, तो मेरा ख्याल है कि टोटली पाकिस्तान की सियासत ही चेंज होगी। एब्सोल्युटली। शायद 9 मई का वाकया भी ना होता, शायद ना होता। बिल्कुल, चेंज लाने के लिए सिस्टम का हिस्सा तो रहना, सिस्टम का हिस्सा बना रहना पड़ता है। खैर, हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये ऐलान है, उन्होंने कहा जी हमें तो खैरात की सीट चाहिए नहीं है। उमर चीमा है हमारे साथ जी। अच्छा जी, अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, पिलडैट की अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं, अगर आप उसका अहाता कर सकें, जो नताइज और उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, क्या हम अखज़ करें इन इंतखाबी नताइज से? अभी आपने कुछ देर पहले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का जो
वोट में हिस्सा है, वोट शेयर है, उसके बारे में सवाल पूछा था। जी सर। तो उसके बारे में बड़ा स्पेक्टेकुलर जो वोट शेयर में शिफ्ट है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट शेयर है, जो पिछले इलेक्शन में कोई तकरीबन 30% के करीब था, 31%, और अब वो बढ़ के 44% हो गया है। तो बड़ा स्पेक्टेकुलर इंक्रीज हुआ है। अगर आप पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का वोट शेयर निकालें तो बहुत बड़ा इजाफा है। इतना बड़ा इजाफा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के देखने में नहीं आया। और वो उनके जो सीटों के अंदर शेयर है, लास्ट टाइम को 67% के करीब सीटें जीती थी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में। इस दफा 80% सीटें जीती हैं पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में। तो सबसे स्पेक्टेकुलर तो ये है। लेकिन इन जनरल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बड़ी, उनके वोट शेयर में इंक्रीज हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी के वोट के शेयर में इंक्रीज हुआ है। मिसाल के तौर से अब ये पंजाब में स्लाइट शेयर है, पीएमएलएन का 31% था, 32% हो गया है। इसी तरह से पीटीआई का भी अगर आप देखें तो 32%, 33% था, वो 34% हो गया है। इसी तरह से सिंध असेंबली के अंदर जो पीपल्स पार्टी का शेयर था वो 33% था, इस दफा 43% हो गया। तो उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। जो सबसे ज्यादा कमी हुई है वो गालिबन जो सेटबैक हुआ है वो जेयूआई को हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका शेयर कुछ 16% था लास्ट टाइम, अब 15% हो गया है। एमकेएम का शेयर भी बहुत बड़ा है, एमकेएम का शेयर में भी इजाफा हुआ है। और सिंध असेंबली के अंदर पहले एमकेएम का शेयर 6% था, 7% था, अब ये 9.5% के करीब हो गया है। तो इस तरह पार्टी के शेयर में इजाफा हुआ है तकरीबन सभी के। जेयूआई और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये जीडीए के शेयर में भी बहुत कमी हुई है। लेकिन बाकी पार्टियों के शेयर में इजाफा हुआ, बाकी पार्टियों के शेयर में इजाफा हुआ है ओवरऑल, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स भी ज्यादा था। ऑल्दो हमारा टर्न आउट परसेंटेज वाइज कम लग रहा है हमें, लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स हमारा ज्यादा ही हुआ है। मीनवाइल हमें सिक्कू ने ज्वाइन किया है और सिकंदर बख्त इज विद अस। और आपको पता है कि सियासत का खेल की तो हम बात कर रहे हैं, जितना जोड़ तोड़ इधर हो रहा है और इन द प्रोसेस है, रादर रोज एक नई चीज सुनने को आ रही है। तो जरा हम एक्चुअल खेल की भी बात कर लें, क्योंकि पिछला साल अगर देखें, ये अगर इजाजत दें मुझे, सिकंदर बख्त साहब की फैमिली भी जरा डिस्कस कर लें। वो ये है कि ये अभी मुझे पता चला कि इंसाइक्लोपीडिया है ना खानदानों के बारे में। अभी मुझे इन्होंने जिक्र किया तो बात यह है कि जो जमात इस्लामी के नायब अमीर रहे हैं खुरमजा मुराद साहब, उनकी फैमिली जो है वो सिकंदर बख्त साहब की और उनकी एक फैमिली है। और ये फैमिली में बहुत बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े लोग रहे हैं। वो उनसे भी, इनसे एक सवाल उस हवाले से भी कर लें ताकि लोगों को पता चले कि ये किस फैमिली से है। जी सिकंदर साहब कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम सिक्कू, कैसे हैं आप? नए चेयरमैन पीसीबी आ गए हैं। एक तो वड़ाइद साहब का आपने सवाल सुन ही लिया है। जल्दी से आपको बता दें, आज हमारे पैनल में आयशा उमर भी बैठी हुई हैं और हमारे साथ बहुत से लोग हैं, यासिर हुसैन भी हैं। यस सो सिक्कू, एक तो वड़ाइद साहब को एड्रेस कीजिएगा प्लीज, लेकिन साथ ही नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? चेयरमैन पीसीबी तो चले, वो होता है ना कि नई हुकूमत आएगी तो नए आएंगे, वो पहले ही डिसाइडेड हो गया। मोहसिन नकवी साहब इज देयर एंड ही इज देयर टू स्टे। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? तो सबसे पहले सबको सलाम, और आयशा उमर को खासतौर पर मेरा बेटा तो इनका बहुत बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है कि थैंक यू। ये जो है फैन है और मतलब अमेजिंग, मतलब इनका। और जो फैमिली की बात कर रहे हैं तो वाकई मुझे भी नहीं पता था। वो तो मेरे जमात जो मजमून थे मनवर हुसैन साहब ने मुझे बताया कि खुरमजा मुराद साहब ने किताब लिखी थी कि मेरे खानदान के मशहूर लोग, उसमें मेरा नाम भी आ गया जो सबसे नालायक था, बाकी सारे पढ़े हैं। हमारे अब्बा के एक मामू जो थे पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस असलम नासिर जाहिद मेरे चचा हैं, और शहीद हाई कोर्ट के जज निजाम साहब वो मेरे पप्पा थे। बहुत से लोग हैं, चिश्ती मुजाहिद हमारे चचा हैं। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। मैं एक नालायक हूँ जिनका नाम उधर आ गया। अब आप जो बात सवाल कर रहे हो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिकेट के स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसके लिए तो मैं वो हमेशा गुनगुनाता हूँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। तो हमारी जो क्रिकेट, हमारी जो पूरे स्पोर्ट्स को जो हिट किया है ना, वो हमारे जो बूम आया था
वो 1971 में आया था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने सब जॉब ऑफर्स की थी, यहाँ से बूम आया था जिसके वजह से हॉकी के अंदर हमने 24 स्क्वॉश के अंदर हमने तकरीबन 40 जीते, क्रिकेट में टाइटल जीते। मगर एक दौर, एक लहर आया, नया पाकिस्तान बना, उसमें सबकी नौकरियां खत्म कर दी गई और अब ये आलम हो गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पास किसी के पास नौकरी नहीं जो स्पोर्ट्स के हैं, और वो इतना बड़ा गैप हो गया है कि सब लीग्स की तरफ। मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता लड़कों को कि वो लीग्स खेलने जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर मोहसिन नकवी साहब अब आ गए हैं, अब तो जाहिर है मगर नए वज़रा भी आएंगे, क्या लगता है आपको सेटअप से क्या एक्सपेक्ट करें? क्या अब जो चेंजेस हो जाएंगी वही रहेंगी या फिर हुकूमत साजी के बाद भी दोबारा चेंजेस आएंगी? मुझे नहीं पता कि वो लोगों की सोच क्या है। नकवी साहब वैसे बहुत एक्टिव आदमी है, मुझे हमेशा भागते जी। और एक चले मैं जराए से बता रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल कोचेस लाने लगे हैं, ये बात तो है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ एक फील्डिंग कोच है जिसकी हमने हिस्ट्री निकालने की कोशिश की। जो पाकिस्तान टीम का जो फील्डिंग कोच है उसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली फर्स्ट क्लास। वो कौन सा कोच है कि जिसने क्रिकेट खेले बगैर वो कोचिंग करे, मुझे नहीं समझ में आता। तो ये एक अच्छी चीज होगी कि जो कोचेज हों वो लोग हों जिन्होंने क्रिकेट खेली हो। मैं तो ये क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देखिए हॉकी वगैरह हम लोग इस दफा ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सके। हमने 24 टाइटल जीते में 24, और हमारे अब इस साल हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। उसकी बेसिक वजह यह है कि बच्चों को माँ बाप कैसे खेलने देंगे जब उनके पास कुछ जरिए माश ना होगा। हमारे जो बहुत ही जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं वही स्पोर्ट्स में जाते हैं। अच्छे घर के बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पढ़ाई की तरफ कोई नहीं, स्पोर्ट्स की तरफ कोई नहीं जाने देता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि प्लीज इसको दोबारा रिवाइव करें। मेरी एक प्रेसिडेंट इसी जो बैंक का प्रेसिडेंट था उसने मुझे कहा कि हुकूमत से आप कहें कि इनकम टैक्स रिलीफ दें, जो हम स्पोर्ट्स में खर्चा करेंगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, आयशा उमर और यासिर हुसैन हमारे साथ थे। इनकी फिल्म आ रही है 16 को और इन्होंने मरियम औरंगजेब से बड़ी वाबस्ता की हुई थी उम्मीदें, जो कि होपफुली अगर दोबारा बनेंगी तो इनको अभी भी उम्मीद है कि वो फनकारों की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगी। जी सर, ये NA 241 है कराची का, इसके बारे में कंफ्यूजन है कि कौन जीता है। बड़ी वाज़ेह है मिर्जा इख्तियार बेग पीपल्स पार्टी के जीते हैं। अगर कहीं गलती भी हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए। मिर्जा इख्तियार बेग पिछली दफा भी जीते जीते रह गए थे, इस दफा जीत गए। इस पर वो कंफर्म जीते हैं तो फिर वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग हियर।